हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमोफोबिया, केमिस्ट्री का डर कम करने वाला चैनल। इस सेशन में हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ेंगे एंड दिस विल बी द लास्ट सेशन ऑफ दिस चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, लास्ट क्लास का मैंने कुछ होमवर्क दिया था। आई शुड शो यू ऑल द आंसर कीज। तो आई गिव यू, मैंने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किया था लास्ट क्लास में एंड देन मैंने आपको ये होमवर्क दिया था। यू कैन जस्ट चेक इट आउट। इसका आंसर की ये है। देन यू कैन जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन। इसका होमवर्क ये है, जस्ट पॉज करके देख लेना। आई एम जस्ट नॉट वेस्टिंग टाइम। क्रॉस चेक कर लो क्योंकि यू हैव टू डू इट योर सेल्फ। ये एक क्वेश्चन था जो ये रहा, ये एक और क्वेश्चन था जिसका आंसर की ये रहा। ठीक है, सो दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन याद करो। मैंने आपको एक कहानी बताया था रिगार्डिंग डी ब्रॉगली, हाउ डी ब्रॉगली गॉट अ नोबेल प्राइज। मैंने आपको बताया था डी ब्रॉगली को हेल्प किया गया था बाई श्रोडिंजर। श्रोडिंजर ने हेल्प किया था डी ब्रॉगली को ये प्रूव करने के लिए, बिकॉज श्रोडिंजर वॉज अ मैथमेटिकल फिजिसिस्ट। सो ही हेल्प्ड डी ब्रॉगली कि एक पार्टिकल को हमने एक, जैसे एक इलेक्ट्रॉन, डी व्हाट श्रोडिंजर डिड, एक इलेक्ट्रॉन जनरली एक पार्टिकल है, बट एक इलेक्ट्रॉन को उन्होंने, श्रोडिंजर ने कंसिडर्ड एज अ वेव। इलेक्ट्रॉन के एक वेब मान के पूरा कैलकुलेशंस इन्होंने किया था जो हम आज सीखेंगे। ऑल्दो सारे कैलकुलेशंस आपके सिलेबस में नहीं है, जस्ट आई विल गिव यू ब्रीफ आइडिया रिगार्डिंग लाइक हाउ ही डिड ऑल दिस थिंग्स, व्हाट ही कंसिडर्ड। ओके, तो इलेक्ट्रॉन को एक वेब मानकर पूरा कैलकुलेशन श्रोडिंजर ने किया था एंड उसका जो आउटकम आया हुआ था दैट वाज द एग्जैक्टली सेम आउटकम दैट वी आर गेटिंग थ्रू एन एक्सपेरिमेंट। All right, so that's how he Schrodinger helped de Broglie to prove कि any matter like here the electron can have dual nature, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाय डिफॉल्ट अ पार्टिकल है, बट इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर को अगर हम मान के सेम आउटकम पा सकते हैं, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन के पास भी वेव नेचर होते हैं। मतलब कोई भी मैटर के पास दोनों नेचर हो सकते हैं, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। ठीक है, so he helped de Broglie to get a Nobel Prize. Now how he helped? So according to Schrodinger, what he did, any particle, ठीक है, कोई भी पार्टिकल, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम क्या लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे, क्योंकि श्रोडिंजर ने इनिशियली इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल लेके ही डिड ऑल ऑफ हिज कैलकुलेशंस। ठीक है, सो एनी पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल हो, इस पार्टिकल का क्या रहेगा, अपना पार्टिकल नेचर तो है, इस पार्टिकल को हम एक वेब मान लेंगे। इस पार्टिकल को क्या मान लेंगे, वेब मान लेंगे। जब एक पार्टिकल एक वेब की तरह बिहेव कर रहा है या फिर वेब मान रहे हैं एक पार्टिकल को, तो हर एक वेब का एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं वेब फंक्शन। हर एक वेब का क्या होता है, एक वेब फंक्शन होता है। वेब फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं साई साइन के थ्रू, साई साइन के थ्रू। ठीक है, साई साइन के बाद ये जो वेब फंक्शन है, ये वेब फंक्शन है क्या, ये वेब फंक्शन बेसिकली जिस पार्टिकल का ये वेब फंक्शन है उस पार्टिकल के सारे प्रॉपर्टीज इस वेव फंक्शन में छुपा हुआ होता है। ठीक है, सो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टिकल आर हिडन इनसाइड साइड। वेव फंक्शन के अंदर इस पार्टिकल के सारे प्रॉपर्टीज छुपे हुए होते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम इस साई को एनालाइज करेंगे, वेव फंक्शन को एनालाइज करेंगे, देन इस पार्टिकल का जिसको हमने वेब माना है, इस पार्टिकल का सारे के सारे प्रॉपर्टीज आ जाएंगे। सो व्हाट यू हैव टू डू, सो व्हेन psi is analyzed, all the properties of the particle can be obtained. All the properties of the particle can be obtained. पार्टिकल के सारे प्रॉपर्टीज को पाया जा सकता है, सारे प्रॉपर्टीज ऑब्टेन करा जा सकता है, जितने भी प्रॉपर्टीज है सारे प्रॉपर्टी निकाला जा सकता है। ठीक है, अब ये सारे प्रॉपर्टीज निकालेंगे कैसे हम, इसके लिए आपको साई के वैल्यूज चाहिए होंगे। साई तो ठीक है, वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन का वैल्यू क्या है उसके बेस पे उसका अलग अलग प्रॉपर्टी डिसाइड होगा। सो टू गेट प्रॉपर्टीज of the particle,
द values of psi must be obtained. हमें psi के वैल्यूज चाहिए होंगे. अब psi के वैल्यूज कहाँ से आएंगे? ऐसे तो उड़ के नहीं आएगा ना psi का वैल्यू. psi का वैल्यू से अगर आपको चाहिए तो आपको इस श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा. सो टू गेट psi values we need to solve Schrodinger wave equation SWE. ऑल राइट, हमें श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा. अब वेव इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें डिफरेंट साई के वैल्यूज मिलेंगे. साई के वैल्यूज मिलेंगे तो उससे हमें साई के मतलब जिस पार्टिकल का वो साई है उस पार्टिकल के सारे प्रॉपर्टीज मिल जाएंगे. सो व्हाट श्रोडिंजर डिड, श्रोडिंजर ने इलेक्ट्रॉन जो कि एक पार्टिकल है इसको एक वेव माना था. वो इसका अपना वेव फंक्शन था. उस वेव फंक्शन का वैल्यू श्रोडिंजर वेव इक्वेशन से सॉल्व किया था. तो अलग अलग साई वैल्यूज उनको मिले थे. जब इन साई वैल्यूज को एनालाइज उन्होंने किया तो उस जिस इलेक्ट्रॉन के लिए वो साई था, जिस इलेक्ट्रॉन के लिए ये साई था, उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना है, उस इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में, किस ऑर्बिटल में, किस सबशेल में प्रेजेंट है. ठीक है. देन इस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कितना है, देन टाइम ऑफ रेवोल्यूशन कितना है, सारे इंफॉर्मेशन निकाला जा सकता है कंसिडरिंग इलेक्ट्रॉन एज अ वेव जिसका अपना वेव फंक्शन रहेगा. उसके वैल्यू को जब हम श्रोडिंजर वेव इक्वेशन से निकालेंगे और फिर उसको एनालाइज करेंगे देन डेफिनेटली हमें उस इलेक्ट्रॉन के सारे प्रॉपर्टीज निकल जाएंगे. कंसिडरिंग, अगेन रिपीटिंग, कंसिडरिंग इलेक्ट्रॉन एज अ वेव. ठीक है. सो नाउ हाउ व्हाट इज श्रोडिंजर वेव इक्वेशन? ये श्रोडिंजर वेव इक्वेशन है क्या जिससे हम साई निकालेंगे और फिर साई को एनालाइज करेंगे. तो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन जो होता है, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन SWE, ये क्या है? तो इट लुक्स लाइक डी स्क्वायर. सो इन 3 डायमेंशन, हम 3 डायमेंशन में लिखेंगे डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर साई डी वाई स्क्वायर, डी स्क्वायर साई डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0. ये पूरा का पूरा श्रोडिंजर वेव इक्वेशन है. अब इसका डेरिवेशन ये कहाँ से आता है, इसका डेरिवेशन करा जा सकता है पर आपके सिलेबस में ये सब कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा ऊपर ऊपर है. आई वॉन्ट डिस्कस टू मच. जो आपके सिलेबस में है उतना ही मैं आपको बताऊंगा. तो इस पर्टिकुलर केस में ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अगर हम प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करें देन यू कैन राइट इट इन दिस वे. जस्ट अ सेकेंड. सो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई डी वाई स्क्वायर, डी स्क्वायर बाई डी जेड स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0. अब इसी को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, ऐसे डेल्टा स्क्वायर कर सकते हैं, उल्टा डेल्टा का स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0. ऑलराइट. तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है जिसमें ये जो डेल स्क्वायर है इसी को हम बोलते हैं लैप्लेसियन ऑपरेटर. लैप्लेसियन ऑपरेटर जिसका वैल्यू कितना है, डेल स्क्वायर, इसका वैल्यू है 3 डायमेंशन में डेल स्क्वायर बाई डी स्क्वायर लिख सकते हैं हम, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर बाई डी वाई स्क्वायर, डी स्क्वायर बाई डी जेड स्क्वायर, समथिंग लाइक दैट. एम पता है आपको, मास ऑफ द पार्टिकल. जिस पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं उसका मास, अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास. एच आपका पता है प्लैंक्स कांस्टेंट, तो मैं लिख दूँ एम इज बेसिकली, एम इज मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ द पार्टिकल. जिस पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं, जिस पार्टिकल के वेब नेचर को हम स्टडी कर रहे हैं उस पार्टिकल का मास. ई क्या है यहाँ पे, ई एंड वी दो पैरामीटर बचा है. यहाँ पे जो ई है, ई को हम बोलते हैं टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल जिसका वेव नेचर को हम स्टडी कर रहे हैं. एंड वी इज व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल
एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, ऑलराइट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, जिसका वेब नेचर को हम स्टडी कर रहे हैं। मतलब ये जो पूरा का पूरा पैरामीटर है इसका बेसिकली ये है जिसको हम लैप्लेशियन ऑपरेटर बोलते हैं, विच इज दिस। तो दिस इज द होल इक्वेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन 3 डायमेंशन। अगर हम 3 डायमेंशन में ना लिख के इसको अगर हम 2 डायमेंशन में या फिर 1 डायमेंशन में लिखे तो हाउ डज इट लुक लाइक? सो इन 2D और इन 3D इट लुक्स लाइक, लेट मी शो यू। सो इन 2D हमें 2 ही एक्सिस लेना है, या तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वाई जेड या जेड एक्स। मान लो 2 डायमेंशन में हम एक्स एंड वाई एक्सिस लेना चाहते हैं, देन द होल इक्वेशन वुड लुक लाइक डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई डी वाई स्क्वायर एंड देन साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल्स टू 0। अच्छा, इन 1 डायमेंशन लेते हैं। मान लो 1 डायमेंशन मतलब ओनली एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग हम, तो डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल्स टू 0। दैट्स हाउ द होल इक्वेशन लुक लाइक इन 1 डायमेंशन। ऑलराइट, फाइन। नाउ ये जो हम 3 डायमेंशनल इक्वेशन को लेके डील करेंगे, ओके। सो फ्रॉम 3 डायमेंशनल इक्वेशन हाउ डज इट लुक लाइक? तो इसको थोड़ा सा ना अलग तरीके से डील करते हैं। इसको हम उस तरफ लाइक इसको थोड़ा सा, ये जो है ई माइनस भी साई है, इनको पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेट्स सी हाउ डज इट लुक लाइक। सो डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर ई साई माइनस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर वी साई इक्वल्स टू 0। देखो मैंने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया बेसिकली, ये पी साई वी साई, इनसे इसको मल्टीप्लाई कर दिया। सो आई गॉट दिस। अब मैं इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करूँगा। किस तरीके से ऑर्गेनाइज करूँगा? सो मैं सबसे पहले इनको और इनको लिखने की कोशिश करूँगा। देखो 8, अच्छा माइनस ऑलरेडी है, माइनस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर वी साई प्लस डेल स्क्वायर साई इक्वल्स टू माइनस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर ई साई। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड राइट दोनों साइड पे। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और ये जो राइट हैंड साइड पे है, इन दोनों को विल बी मल्टीप्लाइंग बाई माइनस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर एम, इस तरफ भी माइनस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर एम। इस वैल्यू से हम लेफ्ट राइट दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। वंस यू मल्टीप्लाई, देखो माइनस माइनस तो पहले एलिमिनेट हो जाएगा, ये पूरा पैरामीटर हट जाएगा, ये पूरा पैरामीटर यहाँ पे आ जाएगा और माइनस यहाँ पे माइनस बनाएगा, और ये पूरा फिर से ये माइनस माइनस हट जाएगा, ये साइन ये पैरामीटर हट जाएगा। मतलब इस पैरामीटर से इस तरफ मल्टीप्लाई, इस पैरामीटर से इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो वंस वी डू दिस वी गेट ओनली वी साई, अब ये प्लस से माइनस हो जाएगा एंड देन एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर एम, एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर साई एग्जैक्टली इज इक्वल टू, ये पूरा पैरामीटर हट जाएगा, माइनस भी हट जाएगा, ई साई। इसको हम और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइज माइनस एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस भी साई इक्वल्स टू ई साई। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, साई को बाहर लिखा और इसको पहले इसको बाद में लिखा। अब ये जो पूरा का पूरा पैरामीटर है इसको हम बोलते हैं एच, साई इक्वल्स टू ई साई। और एच जो है, इस एच को हम बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। अभी ऑपरेटर क्या है ये सब आपके सिलेबस में है नहीं, बस इक्वेशन का डिफरेंट रूप आप समझो। जो है एच, इसका वैल्यू कितना है, माइनस एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस वी। दैट्स हाउ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर लुक्स लाइक। गॉट इट? समझ में आ गया? ग्रेट। तो दिस इज द होल अलग अलग डिफरेंट फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन 1D 2D और 3D। बट
एट द एंड ऑफ द डे क्या है, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन किसी ना किसी पार्टिकल के लिए होगा, और उस पार्टिकल को हम पार्टिकल नहीं मानेंगे, उस पार्टिकल को हम वेव मानेंगे, और उस पार्टिकल के जो वेव नेचर है, उस वेव नेचर का अपना क्या रहेगा, वेव फंक्शन रहेगा। और ये वेव फंक्शन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में प्रेजेंट में, मतलब इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें साई के वैल्यूज मिलेंगे, साई के वैल्यूज मिलेंगे। जैसे मान लो आपके पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो एक्स के कितने दो वैल्यूज मिलते हैं, है ना। दो वैल्यूज में से कोई वैल्यू पॉजिटिव होता है, कोई वैल्यू नेगेटिव होता है, समथिंग लाइक दैट, राइट। देन आप बोलते हो अच्छा अगर एक्स कोई लेंथ है तो लेंथ पॉजिटिव होता है, लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसको लेते हो, इसको इग्नोर कर देते हो। तो बात दो तीन यहाँ पे, पहली बात यह है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको सॉल्व करने से मल्टीपल एक्स वैल्यूज मिलते हैं, पर मल्टीपल एक्स वैल्यूज में से आप एक स्पेसिफिक उसी एक्स वैल्यू को लेते हो जो आपकी कंडीशन के हिसाब से सूट करता हो। जैसे अगर एक्स कोई लेंथ है तो लेंथ तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा, या फिर तो पॉजिटिव को लेते हो, नेगेटिव को इग्नोर कर देते हो, पॉजिटिव को एक्सेप्ट करते हो, नेगेटिव को एक्सेप्ट नहीं करते हो, आप बोलते हो इम्पॉसिबल है। एक्स कोई मास है तब भी पॉजिटिव मास पॉसिबल, नेगेटिव मास पॉसिबल नहीं है। एक्स कोई नंबर है, नंबर पॉजिटिव पॉसिबल, नंबर नेगेटिव नहीं पॉसिबल नहीं है, समथिंग लाइक दैट, गेटिंग इट। जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स के वैल्यू निकालते हैं और उनमें से कुछ एक्स के वैल्यूज एक्सेप्टेबल होते हैं, कुछ एक्स के वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। सिमिलरली ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इसको बोलो या कोई भी फॉर्म आप देख लो, अलग अलग फॉर्म ही है इसका। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे, इन दैट केस आपको मल्टीपल साई वैल्यूज मिलेंगे, ठीक है। क्यों मल्टीपल वैल्यूज मिलेंगे? क्योंकि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज अ सेकेंड ऑर्डर क्वाड्रेटिक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सो व्हेन इट इज सॉल्व्ड lots of psi values are obtained। जब इसको सॉल्व करा गया बहुत सारे साई वैल्यूज हमें मिला, करेक्ट। जब बहुत सारे साई वैल्यूज हमें मिला, क्या सारे साई वैल्यूज एक्सेप्टेबल होंगे? नहीं, नॉट ऑल दी साई वैल्यूज विल बी एक्सेप्टेबल। जैसे सारे के सारे एक्स के वैल्यूज एक्सेप्टेबल नहीं थे, कुछ पॉजिटिव कभी एक्सेप्टेबल थे, कभी नेगेटिव एक्सेप्टेबल, समथिंग लाइक दैट एक्सेप्टेबल। ओनली स्पेसिफिक साई वैल्यूज आर एक्सेप्टेबल which follows certain condition, correct, which follows certain conditions। I hope you are getting it। तो जैसे x के पॉजिटिव वैल्यूज पॉसिबल थे, वैसे मान लो कोई साई कोई पैरामीटर है जो कि मान लेते नेगेटिव नहीं हो सकता, तो नेगेटिव साई वैल्यू जो भी है उनको इग्नोर कर देना है हमें। तो वो कंडीशन क्या है? जैसे कि नंबर का भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो नंबर या मास का भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो मास पॉजिटिव जो आएगा दैट वुड बी एक्सेप्टेबल, नेगेटिव मास विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। सेम इज ट्रू ओवर हियर, इस केस में भी सेम है। हमें क्या करना है, एक पार्टिकल के लिए सबसे पहले एक पार्टिकल को क्या मानना है, एक वेव मान लेना है, वेव का वेव फंक्शन रहेगा, उस वेव फंक्शन को यूज करके श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बनाना है, वेव इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने से क्या होगा, बहुत सारे साई वैल्यूज मिलेंगे, बहुत सारे साई वैल्यूज में से कुछ साई वैल्यूज ही एक्सेप्टेबल होंगे जो कुछ कंडीशंस को फॉलो करेंगे। अगर कंडीशंस को फॉलो नहीं करेंगे, उन साई वैल्यूज को इग्नोर कर दोगे। समझ में आ गया? अब ये कंडीशंस क्या क्या है, अभी कंडीशंस के डिप में मैं नहीं जाऊंगा, जस्ट आई विल टेल यू फ्यू कंडीशंस, क्योंकि ये इतने डिप में सिलेबस में है नहीं आपके। साई मस्ट बी, पहली बात तो सिंगल वैल्यूड होने चाहिए। सिंगल वैल्यूड का मतलब है एक वैल्यू एक सर्टेन पॉइंट पे होनी चाहिए। डीप में नहीं जाऊंगा, कैन आई एम सेइंग, ओके। नंबर 2, साई मस्ट बी फाइनाइट होने चाहिए, इनफाइनाइट साई नहीं होने चाहिए, साई का फाइनाइट वैल्यू होने चाहिए। नंबर 3, साई मस्ट बी कंटिन्यूअस होने चाहिए। नंबर 4, साई मस्ट बी, अच्छा साई नहीं, अब जो डी साई
भाई अगर हम एक्स एक्सिस में लेंगे तो एक्स डी साई बाई डी एक्स, ओके, वाई एक्सिस तो डी साई बाई डी वाई, जेड एक्सिस डी साई बाई डी जेड, कोई भी डी साई बाई डी एक्स भी क्या होनी चाहिए, ये भी कंटिन्यूअस होनी चाहिए। कंटिन्यूअस का मतलब क्या, लेट इट गो नहीं है ये सब डीप में सिलेबस में, उसका तरीका है हायर मैथमेटिक्स में, ठीक है। देन साई must be or something like I would write in this way, psi must be normalized होना चाहिए, ये भी डीप में नहीं है तो आई वोंट राइट। नंबर 6 टू एक्सेप्टेबल साई, अब एक साई नहीं, दो अलग अलग एक्सेप्टेबल, दो मतलब ऐसा मान लो कि दो साई के वैल्यू से दोनों साई के वैल्यूज एक्सेप्टेबल है। टू एक्सेप्टेबल साइज मस्ट बी ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, ठीक है। तो ये सारे कंडीशन है जो एक साई को फॉलो करने होते हैं टू गेट एक्सेप्टेबल, ठीक है। अगर ये सारे कंडीशंस कोई साई फॉलो नहीं करेगा तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स, कंडीशंस ऑफ एक्सेप्टेबल साई। नाउ इनके एक्सप्लेनेशन में नहीं दूंगा क्योंकि नहीं चाहिए, सिलेबस में है नहीं इतने डेट में, ठीक है। थोड़ा बहुत मैं आपको बता सकता हूं इन दोनों फैक्टर के बारे में। नॉर्मलाइज होने के, साई नॉर्मलाइज होने का मतलब क्या है, मतलब यह है जितने भी जो भी स्पेस है, जिस स्पेस में आप जैसे एक्स वाई जेड एक्सिस मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस जो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑल स्पेस का मतलब क्या है, जैसे 3 डायमेंशनल स्पेस हो गया एक्स वाई जेड एक्सिस। अगर हम एक्स वाई एक्सिस में करेंगे तो एक्स वाई एक्स प्लेन जो है दैट वुड बी माई स्पेस, ओके। तो यहाँ पे साई स्क्वायर डी टाउ ये क्या होगा, इक्वल टू 1 होगा, या फिर इसका ऑल्टरनेटिव तरीका क्या है, ऑल स्पेस साई स्टार साई डी टाउ इक्वल्स टू 1 होगा। नॉर्मलाइज्ड होने का मतलब यही है। अब ये साई स्क्वायर क्या है या फिर साई स्टार साई क्या है थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, पर ये जो डी टाउ है, व्हाट इज डी टाउ, डी टाउ का मतलब है, यहां पे लिख देता हूं मैं, डी टाउ का मतलब है डी एक्स मल्टीप्लाई बाई डी वाई मल्टीप्लाई बाई डी जेड, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट। ऑलराइट, स्मॉल वॉल्यूम क्यों, क्योंकि एक्स वाई जेड होता तो बिग वॉल्यूम होता, पर डी एक्स स्मॉल लेंथ, डी वाई स्मॉल विथ, डी जेड स्मॉल हाइट, तो ये सारे स्मॉल है तो डी टाउ भी स्मॉल वॉल्यूम, ठीक है। ये सब और डिप में नहीं है। ये है नॉर्मलाइज होने का मतलब है साई वैल्यू इस तरीके की कंडीशंस को फॉलो करेगा। अगेन रिपीटिंग, साई स्क्वायर साई स्टार साई का मतलब क्या है, विल टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन, थोड़ी देर में 10 मिनट वेट कर लो। अच्छा, दो एक्सेप्टेबल साई क्या होने चाहिए, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर होने चाहिए। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है, ऑर्थोगोनल का मतलब है जैसे जो भी स्पेस है, ऑल स्पेस साई 1 साई 2, ठीक है। ये साई 1 साई 2 का डी टाउ का जो वैल्यू है ये 0 होने चाहिए, या फिर ऑर्थोगोनल का मतलब ये भी हो सकता है इंटीग्रेशन ऑफ जितने भी स्पेस है ऑल स्पेस साई 1 स्टार साई 2 डी टाउ इक्वल्स टू 0। तो अगर दो अलग अलग साई इस तरीके से रहेगा और उनका वैल्यू 0 होगा तो ऑर्थोगोनल। अगर एक ही साई का स्क्वायर या एक ही साई और साई स्टार का मल्टीप्लीकेशन उसका डी टाउ इक्वल्स टू 1 होता है, 1 होता है तो नॉर्मलाइज्ड होगा। तो याद रखना यहाँ पे एक साई का ही स्क्वायर है, यहाँ पे दो अलग अलग साई है, बस इतना सा। पर ये चीज़ है नहीं इतने डीप में, तो आप यू कैन इग्नोर, जस्ट इग्नोर इट, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे कंडीशन फॉलो होगा तो ही एक साई एक्सेप्टेबल होगा, उन्हीं साई वैल्यूज को आप ले सकते हो, अदरवाइज बाकी साई वैल्यूज को इग्नोर कर दोगे, फाइन। अब साई का सिग्निफिकेंस है क्या, तब से हम साई साई कर रहे हैं। तो साई बेसिकली क्या है, साई वेव फंक्शन है। वेव फंक्शन का मतलब क्या है, वेव फंक्शन का मतलब है सर सारे प्रॉपर्टी वेव फंक्शन के अंदर एक पार्टिकल का जिसका वेव फंक्शन है वो सारे के सारे प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड छुपे होते हैं, राइट। द प्रॉब्लम इज साई कैन बी, साई रियल हो सकता है और इमेजिनरी हो सकता है। अब ये इसका मतलब क्या है, रियल होने का मतलब है जैसे साई का वैल्यू है a प्लस बी, रैंडमली वैल्यू में ले रहा हूं, देखो ये एक रियल वैल्यू, हाउ डू आई नो रियल वैल्यू, उसके लिए आपको इमेजिनरी वैल्यू क्या होता है समझना पड़ेगा। साई कैन बी इमेजिनरी मतलब जैसे साई का वैल्यू a प्लस आई बी, आपको ये आई पता होगा मैथमेटिक्स में, आई को हम बोलते हैं, आई का जो वैल्यू है अंडर रूट -1,
किसी भी इक्वेशन में, किसी भी वैल्यूज में अगर आई प्रेजेंट हो, दैट वैल्यू दैट इज कॉल्ड आई मीन कॉम्प्लेक्स नंबर, और दिस नंबर बेसिकली इमेजिनरी होते हैं। किसी भी वैल्यूज में, साई वैल्यूज में अगर आई प्रेजेंट होगा, दैट साई वैल्यूज इज कॉल्ड इमेजिनरी वैल्यू। अब इमेजिनरी वैल्यू का रियल लाइफ में तो कोई एग्जिस्टेंस होता नहीं है, होता है क्या? नहीं है, होता है ना। तो साई रियल भी हो सकता है, साई इमेजिनरी भी हो सकता है। रियल हुआ तो ठीक है, इमेजिनरी हुआ तो ठीक नहीं है, तो कब क्या होगा वी डोंट नो। इसीलिए जस्ट साई का कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होते हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस, साई डज नॉट हैव एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस। साई के पास कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। तो साई के पास क्या होता है फिर? किसका सिग्निफिकेंस होता है? साई का सिग्निफिकेंस नहीं होता तो किसका सिग्निफिकेंस होता है? साई स्क्वायर का सिग्निफिकेंस होता है या फिर साई स्टार मल्टीप्लाई बाई साई का सिग्निफिकेंस होता है? व्हाट डज दैट मीन? अगर साई रियल है, क्या साई का सिग्निफिकेंस होगा? नो। किसका सिग्निफिकेंस होगा फिर? तो अगर साई रियल है तो दो साई को आप मल्टीप्लाई करोगे, देन यू गेट साई स्क्वायर। इट हैज सिग्निफिकेंस। इसके क्या है? सिग्निफिकेंस है। अब क्या सिग्निफिकेंस है आगे बात करेंगे। अगर साई रियल है, अगर साई रियल है तब भी इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। साई रियल है तब भी इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ओके, तो किसका सिग्निफिकेंस है? साई, दो साई को मल्टीप्लाई कर दो, साई स्क्वायर का अपना सिग्निफिकेंस है। क्या है सिग्निफिकेंस? विल टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन। जब साई रियल नहीं है, इमेजिनरी है, तब क्या कोई साई का सिग्निफिकेंस है? तब भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। साई जब इमेजिनरी है तब भी इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो किसका सिग्निफिकेंस है? साई स्टार साई का सब सिग्निफिकेंस है। और इसका साई स्टार मल्टीप्लाई बाई साई क्या सिग्निफिकेंस है बात करेंगे, तो इट हैज सिग्निफिकेंस। मतलब ये हुआ कि जो साई स्क्वायर है और साई स्टार साई, इनका सिग्निफिकेंस अलग अलग नहीं है। तो हम कब ये लेंगे और कब ये लेंगे? इन दोनों का सिग्निफिकेंस होता है, दोनों का एक ही मतलब निकालता है, दोनों निकल के आता है दोनों से। तो कब इसको लेंगे कब इसको लेंगे? जब साई रियल होगा तो आपको साई स्क्वायर का सिग्निफिकेंस निकालना है। जब साई इमेजिनरी होगा तब आपको साई स्टार साई का सिग्निफिकेंस निकालना है। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज दिस साई स्टार साई या साई स्टार मल्टीप्लाई बाई साई? साई स्टार क्या होते हैं? तो साई स्टार बेसिकली इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ साई। साई स्टार क्या है? साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हमें क्यों लेना था? हम सीधा साई का स्क्वायर कर देते। द थिंग इज, इसको समझने के लिए आप एक काम करते हैं। से हम साई का वैल्यू लेते ए प्लस बी। क्या ये रियल या इमेजिनरी वैल्यू है? क्या इसमें कोई आई प्रेजेंट है? आई प्रेजेंट नहीं है, तो ये एक रियल वैल्यू है। पर क्या इसका कोई सिग्निफिकेंस है? नहीं, नो सिग्निफिकेंस। तो किसका सिग्निफिकेंस है? साई के स्क्वायर का सिग्निफिकेंस। स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसका वैल्यू निकालने से ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आता है। अब बताओ क्या इसमें कोई आई प्रेजेंट है? नहीं, तो ये भी क्या है? एक रियल वैल्यू है। तो साई रियल है तो हमें साई स्क्वायर करना है, क्योंकि साई साई का तो सिग्निफिकेंस होगा नहीं, साई स्क्वायर का सिग्निफिकेंस होगा। व्हाट इफ साई का वैल्यू ए प्लस आई बी है? मतलब क्या है ये वैल्यू? अगर साई एक इमेजिनरी, साई के पास अगर इमेजिनरी वैल्यू है तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपको साई स्टार साई, साई स्टार साई, ये वैल्यूज निकालना है। साई स्टार कैसे निकालते हैं देखो। अगर कोई इमेजिनरी वैल्यू है इस तरीके का ए प्लस आई बी, साई का वैल्यू, साई स्टार मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वो साई का वैल्यू होते हैं, मतलब साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वो वैल्यू होते हैं। सुनना अच्छे से, साई के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वो वैल्यू होता है जिस वैल्यू से अगर आप साई को मल्टीप्लाई करोगे
जिस वैल्यू से साई को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो दैट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय साई एक रियल वैल्यू देता है। मतलब साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या है? साई स्टार। अब कैसे ढूंढूं मैं इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का वैल्यू, साई स्टार का वैल्यू कैसे ढूंढूं मैं? बहुत इजी है। साई स्टार वो वैल्यू होनी चाहिए जिससे अगर आप साई को मल्टीप्लाई करते हो तो एक रियल वैल्यू आपको मिलता है। और इसको निकालने का तरीका क्या है? अगर ए प्लस आई बी आपका साई है तो ए माइनस आई बी आपका साई स्टार होगा। तो ए माइनस आई बी साई स्टार का वैल्यू है और ए प्लस आई बी तो साई का वैल्यू था ही। अब मैंने ये साई स्टार का वैल्यू है और ये साई का वैल्यू है, तो साई स्टार का वैल्यू कैसे चूज करना है? वो वैल्यू साई स्टार का होना चाहिए जिससे अगर आप साई को मल्टीप्लाई करोगे आपको ओवरऑल जो वैल्यू मिलेगा दैट वुड बी रियल वैल्यू। दिखाता हूं। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है? तो ए स्क्वायर माइनस आई बी का स्क्वायर। ना इसको अगर आप ढंग से करोगे ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आई का वैल्यू क्या है? आई का वैल्यू है अंडर रूट -1, तो इसका स्क्वायर करोगे तो -1 आएगा, तो इट बिकम्स दिस। तब ये बताओ ये वैल्यू क्या है? रियल या इमेजिनरी? ये जो वैल्यू है ये भी एक रियल वैल्यू है। मतलब साई रियल हो तो हमें साई स्क्वायर का वैल्यू लेना है जिसका अपना सिग्निफिकेंस रहेगा। साई इमेजिनरी हो तो साई स्क्वायर लेके फायदा है नहीं, क्योंकि अगर ये इमेजिनरी है तो ए प्लस बी का स्क्वायर अगर आप करोगे, मतलब इसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो फायदा है नहीं, वो भी इमेजिनरी आएगा। और इमेजिनरी वैल्यू का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होता है, क्योंकि वैल्यू इमेजिनरी है। सिग्निफिकेंस रियल वैल्यू का ही तो सिग्निफिकेंस होगा ना, इमेजिनरी वैल्यू का सिग्निफिकेंस कैसे हो सकता है? तो ये जो वैल्यू है इसका स्क्वायर करके फायदा नहीं है, तो क्या करना है? इस वैल्यू के इसके कोरिस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि ये रहा। और इसका अपना सिग्निफिकेंस रहेगा क्योंकि ये जो वैल्यू होगा इट वुड हैव अ रियल वैल्यू लाइक यू कैन सी हियर। समझ में आ गया? मतलब सिंपल सी बात है, साई का कभी भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है अगर आप रियल या इमेजिनरी हो। किसका सिग्निफिकेंस है? साई स्क्वायर का। स्क्वायर का सिग्निफिकेंस कब है? जब साई रियल है। ठीक है, क्योंकि साई स्क्वायर रियल वैल्यू, साई रियल है तो साई स्क्वायर भी रियल होगा। और साई इमेजिनरी है तो साई स्क्वायर का सिग्निफिकेंस तब नहीं है, तब साई स्टार साई का सिग्निफिकेंस है। क्यों? क्योंकि साई इमेजिनरी है तो साई स्टार साई रियल होगा, जैसे यहां पे हुआ है। और साई स्टार क्या है? साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं? अगर ए प्लस आई बी है तो माइनस आई बी कर दो, हो जाएगा। मतलब जो प्लस आई बी है उसको माइनस आई बी कर दो, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएगा। देखना, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, आपको एक रियल वैल्यू मिल जाएगा जैसे कि यहां पे मिला है। तो अभी भी ये चीजें इतना डीप में नहीं भी सीखा तो चलेगा, आपको बस ये समझना है साई का नो सिग्निफिकेंस होता है। साई स्क्वायर या साई स्टार साई दोनों का मतलब सेम ही होता है, बस लेने का कब साई स्क्वायर लेते हैं, कब साई स्टार साई लेते हैं, ये डिफरेंट है। ये तब लेते हैं जब साई रियल हो, ये तब लेते हैं जब साई इमेजिनरी हो, दैट्स ऑल। तो इनका अपना एक सिग्निफिकेंस होता है। अब सिग्निफिकेंस क्या होता है साई स्क्वायर का या फिर साई स्टार साई का? सिग्निफिकेंस क्या होता है? सिग्निफिकेंस ऑफ साई स्क्वायर बोलो या फिर साई स्टार साई बोलो, इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है? इट मस्ट बी क्लियर टू यू। इसका सिग्निफिकेंस होता है साई स्टार साई और साई स्क्वायर रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल। जिस पार्टिकल का वेव फंक्शन है उस पार्टिकल के प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, मतलब ये पार्टिकल कहाँ मिलेगा उसका प्रोबेबिलिटी के बारे में पता चलता है। और हम ऐसा बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल। उस पार्टिकल का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कितना है, कितने प्रोबेबिलिटी एक सर्टेन जगह पे रहने की, उस प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। कौन? साई स्क्वायर और साई स्टार साई। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है, हमें थोड़ा सा इक्वेशन मीनिंग को बदल देते हैं। ठीक है, दिखाता हूं मैं। सिग्निफिकेंस ऑफ, कभी कभी ऐसे भी पूछा जा सकता है, साई स्क्वायर डी टाउ या फिर साई स्टार साई डी टाउ, इसका सिग्निफिकेंस बताओ। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस एग्जैक्टली जो हमने पहले डिसाइड किया था सेम है, बस थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल
अब ये कहाँ पे प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहे, इट इज डिफरेंट इन, अच्छा डी टाउ को क्या बोलते हैं, डी टाउ को आपको याद होगा, हम बोलते हैं स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट इन डी टाउ रीजियन, उसके बाद आप बाकी जोड़ दो, और इट रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल in the small volume element d tau region. All right, so that is how it works. Significance of psi square and psi star psi. All right, great, fine. बस इतना यहाँ पे काफी है. ओके, नाउ देखो, ये जब हम यूज कर रहे हैं ना वर्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, ये वर्ड प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है, आपने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा होगा. अकॉर्डिंग टू दैट प्रिंसिपल आप कभी भी किसी भी पार्टिकल का लोकेशन, पोजीशन, कुछ भी 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं निकाल सकते. अब आप क्या कर सकते हो, इसका एक्सप्लेनेशन ये सिग्निफिकेंस देता है. किसी भी पार्टिकल के एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट पोजीशन आप कभी नहीं बता सकते. आप क्या बता सकते हो बस कि यहाँ पे एक सर्टेन जगह पे एक पार्टिकल के रहने के प्रोबेबिलिटी कितना है. एक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के प्रोबेबिलिटी कितना है, कितने प्रोबेबिलिटी है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा. 100% प्रोबेबिलिटी हो नहीं सकता, उससे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वायलेट होता है. ठीक है, तो अगर आपको याद होगा, जैसे यहाँ पे एक न्यूक्लियस से अलग अलग तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ इसको, 2-3 नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ मैं. ठीक है, अगर ये एक न्यूक्लियस है और ये कौन सा सबशेल है, आपको याद होगा, ये एक एस सबशेल है. अगेन रिपीटिंग, ये एस सबशेल है तो इसका शेप कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, समथिंग लाइक दिस, स्फेरिकल शेप होगा. यस, राइट. तो इस स्फेरिकल शेप में आप कैसा बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे है? नहीं, आप ये नहीं बता सकते. आप बस क्या बता सकते, इलेक्ट्रॉन इस एरिया के कहीं पे भी हो सकते हैं, स्फेयर के कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं. तो ये डॉट डॉट देने का मतलब इतने सारे इलेक्ट्रॉन नहीं है. बेसिकली आई एम रिप्रेजेंटिंग द प्रोबेबिलिटी. जैसे क्लाउड दिखता कैसा है, ऐसे एक बहुत सारे, जैसे कि ब्लैकिश वाटर ड्रॉपलेट्स या ब्लैकिश वाटर कंडेंस होके बैठे, समथिंग लाइक दैट. अब एग्जैक्टली हर एक का लोकेशन नहीं बता सकते. यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट है, दूसरा वाटर ड्रॉपलेट यहाँ पे, तीसरा वाटर ड्रॉपलेट यहाँ पे. अब बोलते हैं क्लाउड है, इसमें छुपे हुए सारे वाटर ड्रॉपलेट्स. वैसे ही एक क्लाउड इलेक्ट्रॉन बनाता है एटम न्यूक्लियस के आसपास. क्लाउड क्यों? क्योंकि आप बता ही नहीं सकते ना एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन कहाँ है. सो दैट्स वाई हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड के कंसेप्ट को इनकॉर्पोरेट करते हैं बाय रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रॉन्स, टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स, कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे है. हम एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे, हम बस बता पाएंगे देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है 80%, 70%, 60%, 50, 90, इतने परसेंट इलेक्ट्रॉन रहने की प्रोबेबिलिटी है, ताकि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वायलेट ना हो. ठीक है, अच्छा पी ऑर्बिटल में देख लो, पी ऑर्बिटल दिखता कैसा है, इस तरीके से ऑलमोस्ट पी ऑर्बिटल दिखता है. तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स के रहने की प्रोबेबिलिटी इस एरिया पे एक सर्टेन है. तो डॉट डॉट देना मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ पे एक्चुअली इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं. हम ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है या नहीं है. तो बस एक प्रोबेबिलिटी हम बता सकते कि हाँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, बाकी जगह पे इलेक्ट्रॉन रहने का प्रोबेबिलिटी कम है. एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि उससे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वायलेट होता हूँ. सिमिलरली डी ऑर्बिटल का भी सेम है, सेम इलेक्ट्रॉन्स रहने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा है, पर नहीं बता सकते कहीं और इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता. ऐसे इलेक्ट्रॉन रह सकते पर प्रोबेबिलिटी कम है. पर यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स के अंदर है, डी ऑर्बिटल्स या सबशेल्स, इनमें इनके अंदर यहाँ पे इस एरिया पे इलेक्ट्रॉन रहने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, बाहर इलेक्ट्रॉन रहने की प्रोबेबिलिटी कम है. एग्जैक्टली नहीं बता सकते हम कि कहाँ इलेक्ट्रॉन है कहाँ नहीं है. प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कम. तो इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड का सहारा लेते हैं टू एक्सप्लेन. क्लाउड का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग समथिंग, नॉट एग्जैक्टली वी आर नोइंग. एग्जैक्टली रहेगा तो क्लाउड कैसे बनेगा, वो तो क्लैरिटी रहेगा ना. क्लाउड क्लियर स्काई मतलब क्या, पूरा दिख रहा है कौन क्या है या नहीं है. क्लाउड स्काई नहीं दिख रहा है, क्लाउड छुप गया है उसमें. ठीक है, दैट्स वाई क्लाउड इट रिप्रेजेंट्स अ प्रोबेबिलिटी. तो न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं, रादर आई वुड से इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड
होता है ये बोलना बेटर रहता है देन ऐसे ओके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहता है। वी कांट से कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे न्यूक्लियस के आसपास रहेगा, जो कि नील्स बोर बता रहे थे अपनी थ्योरी में, तभी तो फेल हुआ था। नील्स बोर के जो बोर एटॉमिक मॉडल डिडंट सेटिस्फाई हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कि वो बता रहे थे कि कोई इस ऑर्बिट में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इतने डिस्टेंस पे है। वी कांट से, वी कैन टॉक अबाउट दैट। हम बस बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन के रहने के प्रोबेबिलिटी ज्यादा या कम है, एग्जैक्टली नहीं बता सकते यहाँ पे ही इलेक्ट्रॉन है, वी कांट से इट। ठीक है, ग्रेट। लास्ट पोर्शन ऑफ द चैप्टर विच इज कॉल्ड द नोड। नोड का मतलब क्या है? नोड एक ऐसा एरिया है, सो एरिया या फिर एक पॉइंट बोल सकते हो या फिर एक प्लेन बोल सकते हो, वेयर प्रोबेबिलिटी, अगेन देखो हम प्रोबेबिलिटी यूज करें, ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो। मतलब इलेक्ट्रॉन मिलने के प्रोबेबिलिटी जीरो है, जीरो होगा कंफर्म नहीं बोल सकते, मिलने के प्रोबेबिलिटी जीरो है, इज कॉल्ड नोड। हम इसको नोड बोल सकते हैं या फिर नोडल पॉइंट बोल सकते हैं या फिर नोडल प्लेन बोल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी जीरो, एग्जैक्टली जीरो हम बोल ही नहीं सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन रह सकता है, आई डोंट नो, प्रोबेबिलिटी जीरो बोलेंगे हम। ठीक है, क्योंकि हम एग्जैक्टली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है या नहीं है वो नहीं बता पाएंगे बिकॉज ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इसको हम बोलते हैं नोडल एरिया, मतलब नोड या नोडल पॉइंट या नोडल प्लेन। नाउ ऐसे नोड्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, या दो तरीके के नोड होते हैं। एक होता है रेडियल नोड और एक होता है एंगुलर नोड। रेडियल नोड और एंगुलर नोड है क्या? रेडियल नोड कम्स फ्रॉम रेडियस, रेडियल वर्ड कम्स फ्रॉम रेडियस। रेडियस का मतलब क्या? न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं ना। तो रेडियल नोड मतलब ये बताता है बेसिकली न्यूक्लियस से कितने रेडियस पे, मतलब न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो है, उसी को हम बोलते हैं रेडियल नोड। ठीक है, न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो है, उसी को हम बोलते हैं रेडियल नोड। सो द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस where probability of finding an electron is zero, उसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं कि उस डिस्टेंस पे एक रेडियल नोड प्रेजेंट है। नोड मतलब नो इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो। तो न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो, वो डिस्टेंस के बाद ही एक हमें रेडियल नोड मिलेगा। गॉट इट? द डिस्टेंस फ्रॉम nucleus where the probability of finding is zero is considered as रेडियल नोड। उस डिस्टेंस पे जाने के बाद हमें एक रेडियल नोड मिलेगा। ठीक है, आगे इसके बारे में बात करूंगा। कमिंग टू एंगुलर नोड। एंगुलर नोड क्या होता है? एंगुलर कम्स फ्रॉम एंगल, एंगुलर कम्स फ्रॉम एंगल। कितने एंगल में जाके द एंगल विथ रेस्पेक्ट टू, एंगल किसके रेस्पेक्ट में? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, कोई भी एक्सिस हो सकता है, विथ रेस्पेक्ट टू एनी एक्सिस where probability of finding an electron is zero। तो उस एंगल पे, उस एंगल को हम रेडियल नोड नहीं बोलेंगे, उस एंगल पे एक रेडियल नोड रहेगा। ओके, is considered to have an angular node। तो यहाँ पे इस कंसिडर्ड एज नहीं, टू हैव करना बेटर रहेगा, क्योंकि उस डिस्टेंस को रेडियल नोड नहीं बोलेंगे हम, टू हैव अ रेडियल नोड। ऑलराइट, समथिंग लाइक दैट। मैं आपको समझाता हूं। जैसे पहले हम इसको निकालते, फिर आई विल शो यू। रेडियल नोड निकालने का सिंपल फॉर्मूला है n माइनस एल माइनस वन। एंगुलर नोड निकालने का फॉर्मूला सिंपली l। तो टोटल नोड कैसे निकालेंगे? सो देयरफॉर यहां से हम टोटल नोड कैसे निकालेंगे?
टी एन इसको हम बोलते चलो, एन एंगुलर नोड, रेडियल नोड इतना प्लस एंगुलर नोड इतना, यू गेट एन माइनस वन। मतलब टोटल नोड निकालने का फॉर्मूला ये रहा एन माइनस वन, रेडियल नोड एन माइनस एल माइनस वन, एंगुलर नोड जस्ट एल, एज सिंपल एज दैट। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूँ। जैसे मान लो 1s 2s 2p 3s 3p, ठीक है। इन सब का एन वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, एल वैल्यू लिखेंगे, और उसके बाद रेडियल नोड, एंगुलर नोड, टोटल नोड, विल राइट इन दिस वन बाय वन। अच्छा, ये ऐसे ना लिख के, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है 3D XY भी लिखा हो सकता है, 4F लिखा हो सकता है, 4PY हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट्स फाइंड आउट। 1 इसमें रेडियल नोड कितने, 1 इसमें, अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा और ऑर्गेनाइज करके इनको लिख लेते हैं, चलेगा, कोई इशू नहीं है। 1 इस पे रेड एन का देखो, एन का वैल्यू ये जो है ना पहले का वैल्यू है, दीज आर ऑल एन वैल्यू, सो एन वैल्यू 1 2 2 3 3 3 4 4। एल वैल्यू क्या है, एस के लिए आपको पता है 0 है, 0 है, 1 0 1 2 3 1। तो एन माइनस रेडियल नोड क्या होता है, एन माइनस एल माइनस वन, तो 1 माइनस 0 माइनस 1 0। देन यहाँ पे 2 माइनस देखो एन माइनस एल माइनस वन, मतलब दिस माइनस वन करना है, सो 2 माइनस 0 माइनस वन 1 होता है, 2 माइनस 1 माइनस 1 0 होता है, 3 माइनस 0 माइनस 1 2 होता है, 3 माइनस 1 माइनस 1 2 1 होता है, 3 माइनस 2 माइनस 1 0 होता है, 4 3 0 होता है, 4 1 2 होता है। ये सारे रेडियल नोड्स के कैलकुलेशन है। ऑल राइट, फाइन। नाउ कमिंग बैक टू दिस एंगुलर नोड, एंगुलर नोड एल ही होता है, तो जो एल वैल्यू है ही एंगुलर नोड है, 0 0 1 0 1 2 3 1। ऑल राइट, टोटल नोड कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल नोड कितने मिलेंगे, यहाँ पे 0 1 1 2 2 2 3 3। ऑल राइट, अब हम ये जो नोड है, इन नोड्स के रिप्रेजेंटेशन में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1s 2s 3s, इन तीनों को मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। हाउ डिड ये 1s 3s 2s 3s के ऑर्बिटल्स या सबशेल्स दिखता कैसा है विद कंसिडरेशन ऑफ नोड। सबसे पहले यहाँ पे 1s, यहाँ पे 2s, यहाँ पे 3s, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के आसपास देखो, याद रखना 1s सबशेल का जो स्ट्रक्चर शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल का मतलब क्या है, 3 डायमेंशनली। हाँ, तो मतलब न्यूक्लियस के आसपास एक 3 डायमेंशनल स्फेयर है, इसको सर्कल मत मानना, एक स्फेयर मानना, ठीक है। अभी मैं ये सर्कल दे रहा हूं, बाद में इसको मैं एलिमिनेट कर दूंगा, आई विल शो यू व्हाट। 1s में देखो दो तरीके का नोड तो है, रेडियल नोड, एंगुलर नोड, बट हमारे रिप्रेजेंटेशन में फॉर द टाइम बीइंग हम बस रेडियल नोड के बारे में बताते हैं। क्यों, क्योंकि एस के लिए अगर आप देखो कोई भी एंगुलर नोड नहीं होता है, तो एंगुलर नोड है ही नहीं, तो रिप्रेजेंट तो कर ही नहीं सकते, तो बस रेडियल नोड को, रेडियल नोड 0 1 या 2। इसका मतलब क्या है, रेडियल नोड का मतलब है रेडियस, न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे हमें एक नोड मिलेंगे, दैट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय रेडियल नोड। न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे नोड मिलेंगे, मतलब न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, या फिर इलेक्ट्रॉन के रहने के प्रोबेबिलिटी 0 होंगे। कहां पे, न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे, ये हमें निकालना है। सो लेट्स फाइंड आउट। 1s के लिए रेडियल नोड 0 है, मतलब न्यूक्लियस से ऐसा कोई डिस्टेंस है ही नहीं जहां पे हमें कोई रेडियल नोड मिलेगा। मतलब क्या, मतलब ये हुआ न्यूक्लियस से जितने दूर जाओगे ऐसा कोई डिस्टेंस ही नहीं रहेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन रहने की प्रोबेबिलिटी 0 होगा, तो हर जगह इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। समझ पा रहे हो, हाँ, प्रोबेबिलिटी कम हो सकती है, जैसे आप बोलोगे सर मतलब या इन्फिनिटी तक इलेक्ट्रॉन रहेगा, नहीं, इलेक्ट्रॉन रहने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगा, पर इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। So this is how 1s look like. 1s इस तरीके से दिखता है, ठीक है। कमिंग टू 2s, 2s का स्ट्रक्चर कैसा होगा,
2s का अगर रेडियल नोड काउंट करो तो एक रेडियल नोड मतलब क्या, न्यूक्लियस से सर्टेन डिस्टेंस पे एक ऐसी जगह होगी जहां पे इलेक्ट्रॉन रहने के प्रोबेबिलिटी जीरो होंगे या फिर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। मतलब अब एस का 2s एस सब शेल है, स्फेरिकल शेप है, स्फेरिकल है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे। तो मैं इसको समझाने के लिए थोड़ा सा इस तरीके से ड्रॉ करूंगा ताकि मैं कोरिलेशन कर पाऊँ। फिर मैंने केवल न्यूक्लियस से ऐसे डिस्टेंस होंगे, मान लो ये वो डिस्टेंस है जहां पे इलेक्ट्रॉन रहने की प्रोबेबिलिटी जीरो है, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। तो हम क्या करेंगे, फिर एक और सर्किल ड्रॉ करेंगे इस तरीके से और उसके बाहर से फिर इलेक्ट्रॉन देंगे। आई होप यू गेटिंग इट। स्फेरिकल, हाँ इसको सर्कल मत समझना, 3 डायमेंशनल स्फेरिकली मैं ऐसे दे रहा हूं। उसके बाद क्या, दूर दूर तक इलेक्ट्रॉन है पर इलेक्ट्रॉन रहने की प्रोबेबिलिटी कम है पर इलेक्ट्रॉन से। समथिंग लाइक दैट। ओके, 3s में बताओ, 3s में अगर देखोगे दो रेडियल नोड है। दो रेडियल नोड का मतलब क्या, न्यूक्लियस से दो डिस्टेंस ऐसे होंगे, पहले एक डिस्टेंस होंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, फिर एक और डिस्टेंस रहेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। मतलब क्या, ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के बाद मान लो सबसे पहले ये एक डिस्टेंस है, सॉरी ये एक डिस्टेंस है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे, सॉरी जहां तक इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फिर एक डिस्टेंस आएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन्स रहने के प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स फिर से होंगे। तो एक नोड हो गया, बीच में एक ऐसा डिस्टेंस आ गया जहां पे इलेक्ट्रॉन रहने की प्रोबेबिलिटी जीरो है। फिर एक और डिस्टेंस ऐसे आएंगे जिसके बाहर इलेक्ट्रॉन रहने की प्रोबेबिलिटी फिर से जीरो होंगे। ठीक है, तो इसके बाहर फिर से इलेक्ट्रॉन रहने की प्रोबेबिलिटी जीरो होंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंडिंग इट। मतलब इसके बाहर फिर से इलेक्ट्रॉन्स रहने की प्रोबेबिलिटी पर कम होंगे। बेसिकली न्यूक्लियस से दूर जाओगे तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास ही होते हैं। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके पास बुलाता है, इसलिए। तो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। अब मैं क्या करता हूँ, एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन को समझाने के लिए मैं ना इसको एलिमिनेट कर देता हूँ। ये असली में एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है। अगर आप सच में समझना चाहते हो हाउ डज एटम लुक लाइक, दिस इज एक्चुअली एटॉमिक स्ट्रक्चर। समझ में आ गया। वन इस केस में ऐसा कोई न्यूक्लियस के बाहर ऐसा कोई डिस्टेंस होगा ही नहीं जहां पे इलेक्ट्रॉन रहने की प्रोबेबिलिटी जीरो है। तो बोलोगे सर यहाँ पे क्या फिर, अरे यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन रहने का जीरो नहीं है, कुछ होगा मतलब 0.0000001% प्रोबेबिलिटी होगा, पर जीरो नहीं होगा। दैट्स वाई कोई रेडियल नोड नहीं है, ऐसा कोई डिस्टेंस नहीं है जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो है। 2s में पहले इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर एक ऐसी जगह आएगी जहां पे ऐसा डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन रहने की प्रोबेबिलिटी देखो यहाँ पे जीरो है, फिर से इलेक्ट्रॉन है। ये 2s का स्ट्रक्चर है। 3s का स्ट्रक्चर ऐसा है, पहले इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फिर नहीं होंगे, फिर होंगे, फिर नहीं होंगे। तो एक रेडियल नोड ये हो गया, एक रेडियल नोड ये हो गया। रेडियल नोड मतलब रेडियस, इस रेडियस पे और इस रेडियस पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो है। आई होप यू गॉट इट। एस ऑर्बिटल दिखता कैसा है, ऐसे ही बाकी पी ऑर्बिटल दिखते हैं। मैं थोड़ा पी ऑर्बिटल दिखाता हूं, ठीक है, देन विल ड्रॉ प्लॉट्स। जस्ट अ सेकेंड। यस, सिमिलरली हम क्या करते हैं अभी, 2p और 3p को ड्रॉ करके दिखाता हूं। हाउ डज 2p एंड 3p लुक लाइक। अगर आप 2p को देखने जाओगे, 2p का बेसिकली ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका न्यूक्लियस है। और इस न्यूक्लियस में 2p ऑर्बिटल दिखता कैसा होगा, ये एक डंबल जैसा होता है, समथिंग लाइक दैट। और 3p दिखता कैसा होगा, ये कैसा है, गॉट इट। अब 3p का साइज शेप थोड़ा सा बड़ा होता है क्योंकि ये 3p है, तो मैं थोड़ा सा बड़ा शेप देता हूँ।
बाकी साइज बड़ा होता है, शेप तो सेम ही है। अच्छा, 2p में अगर आप रेडियल नोड निकालते हो, देखो हमने निकाला भी था शायद, इसका रेडियल नोड शायद 0 था। लेट्स सी 2p का रेडियल नोड, ये देखो 2p का रेडियल नोड देख लो, 3p का रेडियल नोड देख लो। 2p का रेडियल नोड 0 था और 3p का रेडियल नोड 1 था। व्हाट डज दैट मीन, इसका मतलब क्या है? अच्छा, अगर आप ढंग से देखोगे 2p का एंगुलर नोड 1 था, मतलब एंगुलर नोड मतलब ऐसा एंगल प्रेजेंट है जहां पे इलेक्ट्रॉन रहने की प्रोबेबिलिटी 0 है, और इसमें भी एंगुलर नोड 1 ही है। दोनों में मतलब p है तो एंगुलर नोड हमेशा ही 1 होगा, क्योंकि l का वैल्यू हमेशा 1 है। ठीक है, मतलब ऐसे एंगल्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। तो एंगल कौन सी है? अगर आप ढंग से देखो, ये आपका एक्स एक्सिस है, मान लो, जैसे समझाता हूं मैं। अगर ये एक्स एक्सिस है तो इस एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इस तरफ जाओ या इस तरफ जाओ, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होते हैं। समझ में आ रहा है? एंगुलर नोड आपको ऐसे दिखाना नहीं है। इस एंगल पे ये अगर मान लो 60 डिग्री एंगल है, 60 डिग्री एंगल तक कोई इलेक्ट्रॉन मिलेंगे नहीं, उसके बाद से इलेक्ट्रॉन मिलना शुरू होगा। पर इसमें ऐसा नहीं था, इसमें हर तरफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एंगुलर नोड 0 था। समझ में आ रहा है? तो ये एंगुलर नोड का मतलब है। एंगुलर नोड में डीप में नहीं जाएंगे, एंगुलर नोड आपके सिलेबस में है नहीं। बस मैं इतना बताऊंगा, अगर ये एक एक्सिस है, इतने एंगल मतलब 30 डिग्री एंगल पे जाओगे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, 60 डिग्री पे जाओगे नहीं मिलेगा, 70 पे जाओगे थोड़ा बहुत मिलेगा। ठीक है, ऐसा। तो एंगल को देख के हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन मिलेगा या नहीं मिलेगा। दैट्स हाउ एंगुलर नोड होता है। एंगुलर नोड मतलब ऐसा एंगल जहां पे इलेक्ट्रॉन रहने की प्रोबेबिलिटी 0 है। इसमें डीप में मत जाओ, हायर स्टडीज में है, आपके सिलेबस में इतने डीप में है नहीं, हम रेडियल पे फोकस्ड रहेंगे। 2p में क्या है, रेडियल नोड 0 है, मतलब ऐसा कोई डिस्टेंस है ही नहीं जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है इन दिस पी ऑर्बिटल। तो रेडियल नोड है ही नहीं, इसका मतलब क्या, न्यूक्लियस के आसपास ऐसे डिस्टेंस है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स है। दैट्स ऑल, बात खत्म। ये दिस इज हाउ 2p लुक्स लाइक। कोई डिस्टेंस है ही नहीं जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो, और इसके बाहर भी थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की बात चल रही है ना, कम प्रोबेबिलिटी पर बाहर हो सकते हैं। एग्जैक्टली इसके अंदर ही छुपा हुआ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, बाहर भी हो सकते हैं। ऑलराइट, 3p में आ जाओ। 3p अगर देखोगे, 3p में रेडियल नोड 1 है, मतलब एक ऐसा डिस्टेंस है जिस न्यूक्लियस से इस तरफ हो इस तरफ हो, जहां पे नोड से मतलब क्या, वो डिस्टेंस मान लो ये रहा। तो ये जो न्यूक्लियस से ये वाला डिस्टेंस या फिर किसी दूसरी तरफ ये वाला डिस्टेंस, इस डिस्टेंस पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन उससे पहले होंगे, इलेक्ट्रॉन उसके बाद होंगे, और प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली इस लाइन के बाहर भी हो सकती थोड़ा बहुत। दैट्स हाउ इट लुक लाइक। अब बोलोगे सर यार सच में ऐसा दिखता है क्या? सच में ऐसा नहीं दिखता। सच में दिखता कैसा, मैं आई एम टेलिंग यू। सच में दिखता है ये बेसिकली ऐसा, ये 2p और ये 3p, ये रियल स्ट्रक्चर है 2p और 3p ऑर्बिटल का। समझ में आ गया? ये रियल स्ट्रक्चर है। तो आप ऐसे इसको एलिमिनेट मत करना, आप लाइंस ऐसे लाइंस ड्रॉ करके रखना, बट रियल स्ट्रक्चर ऐसा होता है पी ऑर्बिटल का। समझ में आ गया? सिमिलरली हम डी ऑर्बिटल्स का भी ड्रॉ कर सकते हैं रेडियल्स काउंट कर करके। जो भी इलेक्ट्रॉन रखना है इसके अंदर रखो, बाहर भी थोड़ा बहुत जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं जा सकता, पर प्रोबेबिलिटी बाहर ऑलमोस्ट कम होता है, बहुत ही कम होता है बाहर इलेक्ट्रॉन रहने की। ठीक है, डी ऑर्बिटल को मैं फिर ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, आपको मैं 3D और 3D को ड्रॉ करने का होमवर्क दे रहा हूं, खुद से ड्रॉ करो 3D वाला। मैं अगले क्लास में 3D का ड्रॉइंग आपको शेयर करूंगा आपके साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो वेव फंक्शन है और प्लॉट, अब हम वेव फंक्शंस और प्लॉट मतलब साई के प्लॉट्स ड्रॉ करेंगे। तो देखो, जो साई होते हैं, साई टोटल बोलते हैं इसको हम, ये बेसिकली दो अलग अलग वेव फंक्शन से मिलके बनता है। पहला एक होता है रेडियल वेव फंक्शन, और होता है एक एंगुलर वेव फंक्शन।
इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, टोटल वेव फंक्शन तीन क्वांटम नंबर पे डिपेंडेंट है, साई एन एल एम। इनमें से रेडियल वेव फंक्शन डेफिनेटली एन और एल पे डिपेंडेंट है, और एंगुलर वेव फंक्शन एल और एम पे डिपेंडेंट है। हम तो वैसे कर लेते, एन और एम पे डिपेंडेंट है। तो इसका ये एक तरीका हो गया रिप्रेजेंटेशन का, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग ये आपका रेडियल वेव फंक्शन तो रेडियस पे डिपेंडेंट होगा, ये आपका एंगुलर वेव फंक्शन तो एंगल पे डिपेंड। एंगल कौन कौन सा, थीटा और फाई एंगल। अब ये थीटा फाई कहाँ से आता है, प्लीज इग्नोर इट, नॉट नेसेसरी। बस ये याद रखो, टोटल वेव फंक्शन तीन क्वांटम नंबर पे डिपेंडेंट है, रेडियल दो, एंगुलर दो क्वांटम नंबर पे डिपेंडेंट है। इसको हम ऑल्टरनेटिव तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एन एल एम को। अच्छा, ये जो साई आर है रेडियल, इसको मैं रेडियल वेव फंक्शन आर आर से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और एन एल क्यों, क्योंकि रेडियल वेव फंक्शन एन और एल क्वांटम नंबर पे डिपेंडेंट है। मतलब इसी का ही रिप्रेजेंटेशन ऐसे किया मैंने। और तरीका क्या है, एंगुलर को मैं ऐसे कर सकता हूँ, यहाँ पे एल, यहाँ पे एम, यहाँ पे थीटा और यहाँ पे फाई, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन, दोनों रिप्रेजेंटेशन करेक्ट है। क्योंकि एंगुलर वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करना बहुत मुश्किल है, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे नहीं अभी, हम बस रेडियल वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर आपके यहाँ पे आगे कोई भी प्लॉट जब आप ड्रॉ करोगे, उसमें एंगुलर वेव फंक्शन का नामो निशान नहीं रहेगा, आपका बस रेडियल वेव फंक्शन का नामो निशान रहेगा। रेडियल वेव फंक्शन को यूज करके आप प्लॉट ड्रॉ करोगे, कि एंगुलर को प्लॉट ड्रॉ करने के लिए आपको 3 डायमेंशनल स्पेस चाहिए, जो आप 2 डायमेंशनल इस प्लेन पे हम ड्रॉ नहीं कर सकते। दैट्स वाई टू कीप थिंग्स सिंपल वी विल बी ड्रॉइंग ओनली दिस। अब ये साई एनएलएम का मतलब क्या है, एनएलएम का मतलब क्या है, जैसे मान लो 1s ऑर्बिटल या 2s ऑर्बिटल या 2p या 3s या 3p, इन सब का पता है अपना अपना साई होता है। हर एक ऑर्बिटल का, हर एक सबशेल का अपना अपना वेव फंक्शन होता है। सबशेल का वेव फंक्शन, सबशेल में इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन बेसिकली। कैसे, क्योंकि एन एल एम, अच्छा एन वैल्यू 1s के लिए एन वैल्यू कितना है 1, एल वैल्यू कितना है 0, एम वैल्यू 0, 1 0 0। 2s के लिए एन वैल्यू 2, एल वैल्यू 0, एम वैल्यू 0। अच्छा 2p के लिए, अब 2p के लिए देखो ये डिपेंड करेगा आप 2px 2py या 2pz की बात कर रहे हो, तो इसको मैं हटाता हूं अभी के लिए। अगर मैं 2px की बात कर रहा हूं या 2py की बात कर रहा हूं या 2pz की बात कर रहा हूं, उसके रिगार्डिंग साई वैल्यू कैसे होगा। अच्छा पहले 2 साई 2 साई 2, जब साई 2 होता है एल वैल्यू क्या होता है, एल वैल्यू आपको पता है 1 होता है, 1 होता है, 1 होता है। और जब एल 1, साई 2pz के लिए एम वैल्यू होता है 0, और इसके लिए +-1, इसके लिए +-1। मतलब अगर इसके लिए +1 करोगे, इसके लिए -1 करना पड़ेगा। तो दिस इज हाउ हम उसके साई को रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स के। देन कमिंग टू 3s, 3s क्या होगा 3 0 0, समझ में आ रहा है। देन ऐसे ही 3p x y, सॉरी 3d, अगर मान लो x² - y² कर रहे, या 3d z² कर रहे, रैंडमली मैं दिखा रहा हूँ, इसका साई क्या होगा 3d मतलब 2 3 2, और इसके लिए साई वैल्यू जो m वैल्यू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू आपको याद होगा +-1 होता है, और z के लिए 0 होता है। तो ये बेसिकली अगर ऐसे लिखा है मतलब विद दिस वैल्यूज वी आर रिप्रेजेंटिंग अ सर्टेन ऑर्बिटल, ऐसे लिखा है मतलब हम एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गॉट इट। बट अगेन आई एम सेइंग टोटल वेव फंक्शन को नहीं, हम बस सो हियर we'll study only रेडियल वेव फंक्शन। रेडियल वेव फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे, टोटल को नहीं। टोटल का रिप्रेजेंटेशन ऐसा हो गया, बट टोटल को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। हम जो भी करेंगे रेडियल, रेडियल मतलब हम ये देखेंगे न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस जाने से हमें नोड मिलता है, गॉट इट। सबसे पहले हम साई आर वर्सेस आर प्लॉट करेंगे। So just a second. ग्रेट। सबसे पहले यहां पे हम 1s का करेंगे,
देन यहाँ पे हम 2s और 2p का करेंगे, मतलब बेसिकली यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 में जितने भी सबशेल है उनका करेंगे, देन यहाँ पे n इक्वल्स टू 2 पे जितने भी हैं उनका करेंगे, n इक्वल्स टू 3 और यहाँ पे n इक्वल्स टू 4। गॉट इट। जो यहाँ पे जो y एक्सिस होगा ये साई का वैल्यू होगा, कौन सा साई, साई रेडियल, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साई आर रेडियल, एक ही बात है। अगर मान लो एग्जाम में यहाँ पे बस साई लिखा है तो ये मत समझना साई मतलब टोटल की बात कर रहे हैं, एग्जाम में साई लिखा हो तब भी इट रिप्रेजेंट्स रेडियल ऑनली, रेडियल का ही प्लॉट हमें ड्रॉ करेंगे। और वाई एक्सिस में बेसिकली हम रेडियस को रिप्रेजेंट करेंगे, आर को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, दैट्स ऑल। नाउ अभी इसको कैसे ड्रॉ करें, सो ड्रॉ करने का तरीका ये है, हम n इक्वल्स टू 1 में बस एक ही ऑर्बिटल होता है, एक ही सबशेल होता है जिसका नाम है 1s। अगर आप 1s का स्ट्रक्चर देखो ढंग से, 1s में रेडियल नोड कितने हैं, तो यहां पे हम क्या करेंगे, n इक्वल्स टू 1 में ओनली 1s होता है। 1s का रेडियल नोड जो होता है ना ये होता है 0, मतलब क्या, कोई भी रेडियल नोड नहीं रहता है 1s में, कोई भी रेडियल नोड नहीं होता है। ओके, अब ये जो पॉइंट है, मतलब ये पॉइंट बेसिकली जीरो डिस्टेंस को, जीरो रेडियस को रिप्रेजेंट कर रही है, ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है न्यूक्लियस को। क्यों न्यूक्लियस को, क्योंकि न्यूक्लियस से ही तो रेडियस या डिस्टेंस बढ़ता है ना इलेक्ट्रॉन का, तो ये सारे पॉइंट्स किसको रिप्रेजेंट करता है, न्यूक्लियस को। क्या न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होते हैं, नहीं, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ठीक है। अब 1s जो है, 1s में रेडियल नोड 0 है, मतलब न्यूक्लियस से ऐसा कोई डिस्टेंस ही नहीं है जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, मतलब हर जगह मिलेगा। तो इसका जो नोड का स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है। अब ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन जाता है ऑलमोस्ट, मतलब क्या, ये इन प्रोबेबिलिटी का वैल्यू देखो, साई का वैल्यू देखो बहुत कम है, साई का वैल्यू क्या है, बहुत ही कम है, पर न्यूक्लियस, इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस के आसपास, न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी देखो बहुत ज्यादा है। ये साई वैल्यू प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा, न्यूक्लियस के आसपास मतलब बहुत कम रेडियस में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। जितने डिस्टेंस बढ़ाओगे साई का वैल्यू उतना नीचे आता जाएगा, यही था ना यहाँ पे। अगर आप ढंग से देखो, आसपास प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा, जितनी दूर जाओगे प्रोबेबिलिटी उतना कम होता जाएगा, ठीक है। 2s का स्ट्रक्चर, चल अब क्या करेंगे हम, सिमिलरली n इक्वल्स टू 2 में दो सबशेल होता है, एक होता है 2s, एक होता है 2p। 2s में रेडियल नोड कितने हैं, ये यहाँ पे 1 हुए, और 2p में रेडियल नोड कितने होते हैं, 0 होते हैं। हमने पहले ही कैलकुलेशन कर लिया, पहले 2s ड्रॉ करते। तो s हमेशा ऐसे ही होता है, तो 2s का स्ट्रक्चर कैसा होगा देखो, एक रेडियल नोड मतलब न्यूक्लियस से एक ऐसा डिस्टेंस, तो अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग है, यहाँ पे साई रेडियल, ओके, ये 2s के लिए है। न्यूक्लियस से अब दूर जाओगे एक ऐसा डिस्टेंस आएगा जहाँ पे ऐसे डिस्टेंस पे जो साई का वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन वैल्यू 0 होगा, मतलब एक नोड मिलेगा क्योंकि एक रेडियल नोड इसका है। तो हाउ डू यू रिप्रेजेंट इट, ये प्लॉट ए से तो ऊपर से शुरू होगा ऐसे करके, ऐसे करके फिर ऐसे हो गया, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन जाएगा। मतलब ये जो पॉइंट है, अगर आप ढंग से देखो, ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स अ रेडियल नोड। क्लियर है कि न्यूक्लियस के आसपास देखो इलेक्ट्रॉन रहने की प्रोबेबिलिटी अच्छा खासा है, साई का वैल्यू अच्छा खासा है। दूर जा रहे हो प्रोबेबिलिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे साई का वैल्यू 0 हो जाएगा, और उसके बाद फिर से साई का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव मतलब नेगेटिव प्रोबेबिलिटी की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। मतलब एक नोड है, उसके आगे भी इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद भी इलेक्ट्रॉन है। देखो ऐसा ही था, न्यूक्लियस उसके आसपास इलेक्ट्रॉन था, फिर एक ऐसा डिस्टेंस था जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं था, फिर से इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। यही बेसिकली 2s का रिप्रेजेंटेशन। अच्छा 2s के बाद क्या करेंगे हम, 2p को रिप्रेजेंट करेंगे। 2p को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, 2p में कितने, एक भी रेडियल नोड नहीं है, तो 2p बेसिकली ऐसा दिखता है। तो ये 2s है और ये 2p है और ये 1s है, ऑलराइट। अच्छा सिमिलरली 3s 3p 3d काइंड ऑफ होता है यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे n इक्वल्स टू 3s है, 3p है,
3D है, इसमें रेडियल नोड कितने हैं? 2 है, 1 है, यहाँ पे 0 है। तो अगेन आपका साई रेडियल यहाँ पे है, साई रेडियल, और यहाँ पे डिस्टेंस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3s को ड्रॉ करें। 3s में कितने? 2 रेडियल नोड है। 2 रेडियल नोड मतलब ऐसे शुरू होगा, एक बार 0 हुआ, देखो समझो आया, यहाँ पे टच करने का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, मतलब साई का वैल्यू देखो, इस पॉइंट पे साई का वैल्यू क्या है? 0 है, इसके ऊपर पॉजिटिव है, इसके नीचे नेगेटिव है। साई का वैल्यू 0 मतलब इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0। तो यहाँ से नीचे आओगे, 0 हुआ, एक और नोड, फिर ऐसा हो गया। ठीक है, मतलब क्या, ये एक रेडियल नोड हो गया, ये एक और रेडियल नोड हो गया। कितने रेडियल नोड? 2 रेडियल नोड, ये देखो। और उसके बाद देखो कहीं कहीं और टच नहीं करेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन जाता है, दैट्स ऑल। तो ये प्लॉट बेसिकली 3s का है। 3p का कैसा होगा? एक रेडियल नोड, एक रेडियल नोड मतलब ये ऐसे जाएगा, थोड़ा सा मैं ऐसे करूँ, ऐसा। तो ये जो पॉइंट है ये बेसिकली एक रेडियल नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है 3p के केस में। एक ही रेडियल नोड, देखो एक ऐसा पॉइंट है न्यूक्लियस के बाद जहां से इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी जहां पे 0 होगा। 3D कैसा दिखता है? 3D अगर देखो, 3D में एक भी नोड नहीं है, तो 3D लुक्स लाइक काइंड ऑफ समथिंग लाइक दैट, एक भी रेडियल नोड नहीं है। अगर आप ढंग से देखो यहाँ पे पूरा क्लियरली कि एस हमेशा ऐसे ऊपर से शुरू होता है, पर पी और डी इस न्यूक्लियस के पॉइंट से शुरू होता है। ये ऐसा क्यों, इसमें बाद में आएंगे, पर अभी के लिए मान लो होता है तो होता है। ये मैं होमवर्क आपको दूंगा, 4s 4p 4d 4f का प्लॉटिंग आप ड्रॉ कर दे। हमेशा याद रखना इस केस में एस ऊपर से शुरू होगा, पी डी एफ सब इस पॉइंट से शुरू होंगे। सो फॉलो दिस, ठीक है। नाउ इस प्लॉट का लिमिटेशन जो हमने अभी तक ड्रॉ किया, इस प्लॉट का लिमिटेशन ये है कि हमने नोड तो काउंट कर लिया सही से, पर एक कंसेप्ट आ गया जिसको बोलते हैं नेगेटिव प्रोबेबिलिटी। मतलब यहां पे नेगेटिव प्रोबेबिलिटी का वैल्यू, साई का वैल्यू, पॉसिबल है क्या नेगेटिव प्रोबेबिलिटी? पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो नेगेटिव प्रोबेबिलिटी को, मतलब नेगेटिव प्रोबेबिलिटी होता क्या है? कुछ होता ही नहीं है। दूसरी बात, ये अगर छोड़ दे तब भी साई का कोई सिग्निफिकेंस होता ही नहीं है, तो साई को हम प्रोबेबिलिटी बोल कैसे रहे? साई स्क्वायर ही तो प्रोबेबिलिटी होता है ना। सो लिमिटेशन ये है कि सिंस साई डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंस, सिंस साई के पास कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होते हैं, किसका सिग्निफिकेंस होता है? साई स्क्वायर का, साई या फिर साई स्टार साई का। वी नीड टू ड्रॉ प्लॉट्स ऑफ साई स्क्वायर या फिर साई स्टार साई वर्सेस आर। ये प्लॉट, इस प्लॉट का कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं, क्योंकि साई का सिग्निफिकेंस नहीं है। किसका है? साई स्क्वायर का है। तो साई का प्लॉट हम ड्रॉ कैसे कर रहे हैं अगर साई का सिग्निफिकेंस ही नहीं है? तो जब हम साई को साई स्क्वायर का प्लॉट बना देंगे या साई स्टार साई को बना देंगे, तो साई स्क्वायर पे फोकस करो। अगर x का वैल्यू -1 हो या x का वैल्यू +1 हो, अगर हम x स्क्वायर करेंगे, दोनों का वैल्यू 1 1 मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब साई वैल्यू पॉजिटिव हो या साई वैल्यू नेगेटिव हो, साई स्क्वायर का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब यहां पे अगर साई की जगह पे हम साई स्क्वायर करेंगे, नेगेटिव प्रोबेबिलिटी भी खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सो बेसिकली व्हाट आई डू, अगेन देखो साई स्क्वायर आर का प्लॉट ड्रॉ करने का, तो जो हमने पहले किया था एग्जैक्टली सेम रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज करना है हमें। तो इसको मैं पूरा कॉपी कर लूँ, एग्जैक्टली चीज़ें एग्जैक्टली सेम होंगे। oops just a second, yeah, yeah, absolutely। प्लॉट एग्जैक्टली सेम होंगे, बस साई के जगह पे साई स्क्वायर आ जाएगा या फिर आर स्क्वायर आ जाएगा। रेडियल ही पुट करना है हमें। यहाँ पे देखो साई हमेशा पॉजिटिव है, तो नो चेंज, जैसा है वैसे ही है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए बस, ठीक है।
तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे समझोगे, ये देखो ये जीरो वैल्यू है साई का, साई स्क्वायर का, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये जीरो पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अगर आप यहाँ पे देखो 2p के केस में पॉजिटिव हमेशा है, 2s के केस में नेगेटिव था। जहाँ पे नेगेटिव है इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे नेगेटिव को, बहुत ईजी है। जितना नेगेटिव था उसका अगर हम स्क्वायर कर देंगे उतना ही पॉजिटिव। जैसे -1 का स्क्वायर करोगे +1 बन जाएगा, -2 का स्क्वायर +2 समथिंग लाइक दैट। तो साई के नेगेटिव वैल्यू का हमें बस पॉजिटिव करना है, बाकी सब कुछ सेम है। ये बन गया 2s। दिस इज नाउ 2s का प्लॉट। जो प्लॉट पहले किया था देखो, अगर ढंग से नीचे था उतना ही मैंने ऊपर कर दिया, ठीक है। पहले जितना नेगेटिव था मैंने उतना ही ऊपर कर दिया, दैट्स ऑल, ठीक है। सेम बाकी प्लॉट्स के साथ भी यही करेंगे हम। 3s बस उल्टा करना है आपको। तो यहां पे भी ड्रॉ कर लेते हैं, लिमिटेशन भी आ गया। ओके, तो इसका होमवर्क तो रहेगा। यहाँ पे भी देखो साई स्क्वायर करेंगे। सबसे पहले देखो 3D में हमेशा 3D हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। 3D को कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम 3s को करेंगे। 3s को कैसे करेंगे, तो पहले इसको रब करते हैं। नेगेटिव नहीं हो सकता, बस जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव करेंगे। फाइन, जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव करेंगे, ऐसे। तो पहले देखो, पहले ऐसा था, अभी क्या हो गया, ऐसा हो गया। बस नेगेटिव को पॉजिटिव कर दो, साई नेगेटिव हो साई स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव हो, तो नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर दिया। अच्छा, 3p के साथ भी सेम करना है हमें। पहले 3p को हटाते हैं, सॉरी, या देन 3p को क्या करेंगे हम, ये 3p का प्लॉट है। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो पहले 3p कैसा था, अगर आप ढंग से देखो, ऐसा था 3p। अभी 3p कैसे बन गया, ऐसा बन गया, बस नीचे से ऊपर भाग गया, ठीक है। अदरवाइज बाकी रेडियल नोट एज यूजुअल अपनी जगह पे। 4 का मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये खुद से करना है, और अगले क्लास में आपको ड्रॉ करके देखा, ठीक है। बट अभी मैंने, अगर सोचोगे कि मैंने लिमिटेशन को साथ क्यों लाया, अभी भी लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, फोकस ऑन s। 3s पे देखो या 2s पे देखो, 1s पे देखो। इसके हिसाब से अगर हम ऐसे देखेंगे, प्लॉट ऐसे जाके क्या होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियस पे साई स्क्वायर का वैल्यू, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन का वैल्यू इन्फिनिटी है। मतलब क्या न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूक्लियस के पास जीरो डिस्टेंस पे, मतलब न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है क्या, नहीं ना। तो प्रोबेबिलिटी इन्फिनिटी इसके लिए कैसे हो रहा है। तो इस प्लॉट का भी लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है, since the probability of finding electron inside nucleus is 0, how can it be infinity for s सबशेल्स। एस सबशेल के लिए प्रोबेबिलिटी इन्फिनिटी कैसे हो सकता है, ठीक है। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए व्हाट वी डिड, प्रॉब्लम RDF versus R plot is considered। ये RDF अब क्या है, तो मतलब ये भी प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे चीजों को, साई स्क्वायर। तो नाउ व्हाट इज दिस RDF है क्या, इसको बोलते हैं रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि एक न्यूक्लियस के आसपास 3 डायमेंशनल स्पेस पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो ये RDF क्या सोचता है, ये 3 डायमेंशनल स्पेस पे किसी भी सर्टेन जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालने का। जैसे मान लो ये डिस्टेंस कितना है, मान लो ये डिस्टेंस r है, ठीक है। ये थोड़ा सा एक डिस्टेंस है जिसका मान लो डिस्टेंस है dr क्योंकि स्मॉल डिस्टेंस इसलिए।
तो इस डियर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन मिलने के प्रोबेबिलिटी कितना है? अब ये डियर डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन डियर रीजन ऑफ डियर रीजन ऑफ 3 डायमेंशनल स्पेस। ओके, 3 डायमेंशनल स्पेस मतलब एक सेंटर से 3D में एक सर्टेन डिस्टेंस पे जाओ, उस डिस्टेंस पे जैसे फुटबॉल के सेंटर से फुटबॉल के सरफेस के एक छोटा सा डियर डिस्टेंस लो, उस डिस्टेंस पे 3 डायमेंशन में सोचो। तो इसको एक स्फेयर ये रहा, दूसरा फुटबॉल ये रहा, दोनों स्फेयर के बीच में जो एरिया है 3 डायमेंशनली, जो एक मोटा सा एरिया होगा, उस एरिया पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना है? is represented by RDF, मतलब रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्या होता है? इसका डेरिवेशन है नहीं, तो मैं RDF का मतलब होता है 4πr² साई रेडियल स्क्वायर dr, दैट्स ऑल। ये RDF का इक्वेशन होता है। ऑलराइट, और ये RDF देखो यहाँ पे साई का स्क्वायर ही है, मतलब क्या, हमेशा पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी और नेगेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, पर ये क्या कर सकता है, किसी भी एक सर्टेन रीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना है उसको रिप्रेजेंट कर सकता है। इसको कंसीडर करके अगर हम प्लॉट ड्रॉ करेंगे, हाउ डज दोस प्लॉट लुक लाइक? अब नेगेटिव होगा नहीं तो हम हमेशा पॉजिटिव करेंगे इस बार। तो सबसे पहले 1 इस कर रहे थे, तो यहाँ पे आपका रहेगा RDF, यहाँ पे आपका R, यहाँ पे RDF, यहाँ पे R। 1s में रेडियल नोड क्या है? 1s के लिए रेडियल नोड है 0। मतलब क्या? न्यूक्लियस में ये क्या है? ये 0 डिस्टेंस मतलब न्यूक्लियस है। क्या न्यूक्लियस में कोई इलेक्ट्रॉन होता है? नहीं ना, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन रहने का प्रोबेबिलिटी 0 होता है। तो न्यूक्लियस पे भी हमें इलेक्ट्रॉन 0 करना, हम ऐसे प्लॉट शुरू नहीं कर सकते, रॉन्ग है वो। तो ऐसा होगा, ये बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है किसका? 1s का। इसको आप नोड मत बोलना, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को नोड मत बोलना। न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन रहने की प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 0 होता है। फिर थोड़ा डिस्टेंस जाओगे प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा, फिर थोड़ा और डिस्टेंस जाओगे प्रोबेबिलिटी कम होगा, फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस प्रोबेबिलिटी ऐसे बहुत कम हो जाएगा। यही ड्रॉ किया था ना हमने। न्यूक्लियस के दूर जा रहे हो, देखो प्रोबेबिलिटी कम हो रहा है, न्यूक्लियस के आसपास न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं, इसके बाद से इलेक्ट्रॉन रहना शुरू करेंगे, एंड दूर जाओगे तो इलेक्ट्रॉन रहने की प्रोबेबिलिटी 0 होगा। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। तो न्यूक्लियस में प्रोबेबिलिटी नहीं है, फिर प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ गया न्यूक्लियस के बाद, फिर क्या हुआ? आगे प्रोबेबिलिटी फिर कम हो गया। तो एक बार भी देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0 नहीं हुआ, अदर देन दिस पॉइंट। इस पॉइंट बेसिकली न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको नोड नहीं बोलना है। इसके बाद कभी भी ये प्लॉट टच नहीं कर रहा है, मतलब एक भी रेडियल नोड नहीं है, मतलब ऐसे कोई डिस्टेंस नहीं है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी मतलब RDF का वैल्यू, अगर प्रोबेबिलिटी 0 मतलब इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0, तो इसका वैल्यू भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम 2s और 2p को ड्रॉ करेंगे। 2s और 2p। 2s में रेडियल नोड कितने हैं? रेडियल नोड 1 है, और 2p में रेडियल नोड 0 होता है। पहले 2s को ड्रॉ कर ले। 2s कैसा होगा? पहले एक डिस्टेंस आएगा जहां पे रेडियल नोड होंगे, फिर एक और डिस्टेंस आएगा जहां पे ऐसे। तो ये आपका बेसिकली वो रेडियल नोड है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये न्यूक्लियस है, इसको नोड मत बोलना। ये आपका 2s हो गया। कितने रेडियल नोड? देखो न्यूक्लियस में नो इलेक्ट्रॉन, थोड़ा डिस्टेंस जाओगे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, फिर मिलेंगे, फिर नहीं मिलेंगे। यही तो हो रहा है। 2s में जाओ, न्यूक्लियस नो इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन हुए थोड़ा डिस्टेंस तक, फिर इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर उसके बाद फिर से। यही तो समझा जा रहा है ना इससे। पहले इलेक्ट्रॉन है, फिर नहीं है, फिर इलेक्ट्रॉन है, फिर इन्फिनिटी तक ऐसे पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन गया प्लॉट। 2p में एक भी रेडियल नोड नहीं है, तो 2p तो बहुत ईजी है, जैसे पहले हमने ड्रॉ किया था, ये 2p है, देयर इज नो रेडियल नोड। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, तो ये बेसिकली RDF वर्सेस R प्लॉट है। तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट शिफ्टिंग दिस थिंग फ्रॉम, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस यहाँ पे रखना है। तो दिस इज RDF वर्सेस R प्लॉट। ऑलराइट,
आगे बढ़ते हैं। फाइन देन 1s 2s हो गया, देन 3s 3p 3d में ड्रॉ कर रहा हूँ, 3s 3p 3d। अच्छा, n इक्वल्स टू 4 मतलब 4s 4p 4d 4f, ये मैं आपको अगेन होमवर्क दूंगा। 3s 3p 3d ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे आपका r है, यहाँ पे आपका rdf है, ये आपका हो गया न्यूक्लियस यहाँ पे, जिसको हम नोड नहीं बोलते हैं। 3s में रेडियल नोड बताओ, rn rn rn। 3s में रेडियल नोड 2 है, 3p में 1 है, 3d में 0 है। 3d पहले ड्रॉ कर लेते हैं। 3d बेसिकली ऐसा होगा, एक भी नोड नहीं है। ओके, अच्छा 3s कर लेते, 2 नोड कैसे ड्रॉ करेंगे? तो यहाँ से सबसे पहले एक डिस्टेंस पे जाएंगे और एक डिस्टेंस पे जाएंगे, एक 2 नोड हो गया, समथिंग लाइक, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये आपका 3s, देखो एक रेडियल नोड 2 रेडियल नोड। अच्छा 3p पे चलते, 3p में कितने, एक रेडियल नोड, मतलब न्यूक्लियस से दूर जाओगे तो एक डिस्टेंस ऐसा मिलेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी 0 होगा। तो बेसिकली ऐसे जाएंगे, ये 3p का हो गया। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बेसिकली आपका रेडियल नोड है और 3p का नोड है। समझ में आ गया? सिमिलरली आप ये 4s 4p 4d 4f, हर बार न्यूक्लियस से शुरू होगा, इन्फिनिटी से शुरू नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल प्लॉट। नाउ ये जो 3s 3p 3d के प्लॉट से, इनका थोड़ा सा और सिग्निफिकेंस समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखोगे ये सारे प्लॉट्स इन रियलिटी दिखता कैसा है, तो फोकस ऑन 3s जो ब्लू कलर के है। ठीक है, 3s पे देखो, ये न्यूक्लियस है और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है, और ये न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ा रहे हो, उसको रिप्रेजेंट करा जा रहा है बाय r। अगर आप न्यूक्लियस से शुरू करते हो, देखो पहले इलेक्ट्रॉन का मिलने का प्रोबेबिलिटी बढ़ रहा है, फिर एक ऐसा डिस्टेंस आया न्यूक्लियस से जिस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी 0 है, मतलब एक रेडियल नोड है। फिर से इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गया, फिर एक और डिस्टेंस आया जहाँ पे प्रोबेबिलिटी अगेन 0 है, मतलब एक रेडियल नोड है। फिर प्रोबेबिलिटी, फिर एक और डिस्टेंस आप बढ़ा रहे हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन और बढ़ रहा है, एंड एट द एंड ऑफ द डे द प्लॉट इज गेटिंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर आप देखो, जितना प्रोबेबिलिटी यहाँ पे था उससे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यहाँ पे था, उससे भी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यहाँ पे था। इसका मतलब जो 3s ऑर्बिटल है या 3s सबशेल है, इसके केस में पहले प्रोबेबिलिटी कम रहता है, फिर एक नोड, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी, फिर एक और नोड, और फिर हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी रहता है, एंड देन इट बिकम्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, ये 3s का है। अगर आप 3p का देखोगे, 3p में एक रेडियल नोड, तो पहले क्या होगा, प्रोबेबिलिटी देखो कम, इतना है प्रोबेबिलिटी, एंड देन एक नोड रेडियल नोड, फिर प्रोबेबिलिटी पहले से ज़्यादा है, इतना है, पर नॉट लाइक मोर देन दिस। ठीक है, तो अगर आप देखो ये प्रोबेबिलिटी इतना है, तो ये जो डिस्टेंस, इस डिस्टेंस पे देखो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है किसके लिए, 3p के लिए। न्यूक्लियस से इस डिस्टेंस पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है किसके लिए, 3p के लिए। और 3s के लिए ये था मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, इस पॉइंट पे था, इस डिस्टेंस पे था। मतलब न्यूक्लियस से ज्यादा दूर, लिसन केयरफुली, न्यूक्लियस से ज्यादा दूर प्रोबेबिलिटी किसका होता है, किस ऑर्बिटल के, किस सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स के होते हैं, 3s के, और 3p के कम। और अगर 3d देखो तो देखो ये हो गया 3d के प्रोबेबिलिटी, मतलब ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 3d के इस डिस्टेंस पे। तो अगर मैं आपसे पूछूं न्यूक्लियस से सबसे हाईएस्ट डिस्टेंस पे 3s 3p या 3d किसका इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, 3s के लिए मैक्सिमम है, उससे पहले 3p, उससे पहले 3d। मतलब अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो, जैसे कि यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, उसमें इस सबशेल का प्रोबेबिलिटी, जो इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी का जो डिस्टेंस न्यूक्लियस से, ये हाईएस्ट रहेगा। इसको हम बोलते हैं आर मैक्स। आर मैक्स का मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी
एट डिस्टेंस आर। आर मैक्स मतलब इस डिस्टेंस पे, यहां से न्यूक्लियस से इतने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्स है। तो ये आर मैक्स किसके लिए? 3s के लिए है। ये आर मैक्स किसके लिए? 3p के लिए है। ये आर मैक्स किसके लिए? 3d के लिए है। ठीक है, तो मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो आर मैक्स है, सो लेट मी डू इट अगेन फॉर, सबका लिखूंगा मैं, फॉर 3/3 शेल जो आर मैक्स है ये 3s का मैक्सिमम है 3p से और 3d से। ठीक है, मतलब आर मैक्स क्या है? आर मैक्स वो डिस्टेंस है न्यूक्लियस का जिस डिस्टेंस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहता है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये रहा किसके लिए? 3s के लिए। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये रहा किसके लिए? 3p के लिए। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये रहा किसके लिए? 3d के लिए। तो 3s का डिस्टेंस देखो मैक्सिमम है, 3p का थोड़ा कम है, 3d का और कम है। ऑलराइट, तो ये आर मैक्स है किसके लिए? 3s 3p 3d। अच्छा, अगर यही हम फॉर सेकेंड शेल लेते तो इसमें भी सेम लॉजिक लगता। इसका जो आर मैक्स वैल्यू होता वो 2s का ज्यादा होता 2p से। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है, अगर इसमें हम वापस आते हो, इसका मतलब है कि ये पहले प्रोबेबिलिटी, फिर एक रेडियल नो 2s का, फिर ऐसा, तो ये आपका मैक्सिमम मिल गया। ये किसका? 2s का। तो ये न्यूक्लियस से इस डिस्टेंस पे 2s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, हाईएस्ट है। 2p के लिए हाईएस्ट क्या होता? ये पॉइंट होता। ठीक है, ये पॉइंट, तो यहाँ पे 2p होता, मतलब थोड़ा सा कम होता। ठीक है, जैसे भी मैंने प्लॉट ड्रॉ किया वो थोड़ा सा कम होगा। तो इट मीन्स अगर हम 1s लेंगे, 1s फर्स्ट शेल में तो बस एक ही सब शेल है, तो इसमें कंपैरिजन का कोई सेंस बनाता नहीं है। इसी लॉजिक से अगर हम फोर्थ शेल लेंगे, फोर्थ शेल में आर मैक्स मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन किसका ज्यादा होगा? 4s का आर मैक्स मैक्सिमम होगा, मतलब 4s के लिए मैक्सिमम डिस्टेंस तक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, देन 4p, देन 4d, देन 4a। इससे हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? कंक्लूजन वी कैन ड्रॉ हियर इज फॉर ए सर्टेन n, फॉर अ सर्टेन n, एक सर्टेन n के लिए, n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए, ns जो इनका आर मैक्स होता है। अगेन आर मैक्स मतलब याद रखना मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी नहीं, आर मैक्स मतलब हम रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे हमें प्रोबेबिलिटी उस पार्टिकुलर सबशेल का मैक्सिमम होगा। ठीक है ना, न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे, वो डिस्टेंस को मैं आर मैक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। वो मैक्सिमम आर मैक्स मतलब ऐसा डिस्टेंस जिसमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उस पार्टिकुलर सबशेल का। तो एक एन के लिए आर मैक्स का जो वैल्यू होता है वो एन एस का मैक्सिमम होता है, देन एन पी का, देन एन डी का, देन एन एफ का। यही ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ पे किया है। तो जब भी आप ये होमवर्क करोगे इसका ख्याल रखना कि 4s का आर मैक्स मैक्सिमम होना चाहिए, देन 4p, देन 4d, देन 4f। ऑलराइट, ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। Now, once you understand all these topics, now we'll be understanding one more last thing, which is called नोडल प्लेन। याद है हमने नोड के बारे में बात किया। नोड मतलब वो जगह होती है न्यूक्लियस के आसपास या एटम के अंदर जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होता है, एक्सेप्ट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को तो हम नोड नहीं बोलेंगे, राइट। नाउ नोडल प्लेन देन क्या है? नोडल प्लेन है वो प्लेन जिसमें इलेक्ट्रॉन मिलने के प्रोबेबिलिटी 0 होते हैं। अब नोडल प्लेन को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बेसिकली जो ऑर्बिटल्स के या सबशेल्स के 3D स्ट्रक्चर है उनको याद करना पड़ेगा। बिना 3D स्ट्रक्चर्स के नोडल प्लेन आप नहीं समझ पाओगे। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम इंपोर्टिंग, पहले हमने ये सब कुछ सीखा था, इनको मैं इंपोर्ट कर रहा हूं सो दैट मैं इसमें नोडल प्लेन ढूंढ पाऊं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। तो सबसे पहले ये आपके कुछ एस सबशेल पी सबशेल है, एस ऑर्बिटल्स पी ऑर्बिटल्स है, और साथ में मैं यहाँ पे डी और एफ ऑर्बिटल्स को भी इंपोर्ट करूंगा। देन इनमें हम नोडल प्लेन ढूंढेंगे। यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स, ये डी ऑर्बिटल्स है,
ओके डन, दैट्स ऑल अबाउट ऑल दिस ऑर्बिटल्स। अब इनमें क्या करना है आपको, नोडल प्लेन ढूंढना है, मतलब ऐसा प्लेन जिसमें इलेक्ट्रॉन मिलने के प्रोबेबिलिटी जीरो होते हैं। अब नोडल प्लेन कैसे ढूंढोगे, देखो अब ये एक्सिस को ऑब्जर्व करना और आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स जो आपको मिलते हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं आपके ऑर्बिटल्स के अंदर या लोब्स के अंदर। लोब्स क्या होते हैं, आई शो यू। जैसे अगर हम पी ऑर्बिटल्स देखें तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मिलेंगे, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने के प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होंगे। इसके बाहर इलेक्ट्रॉन मिलने के प्रोबेबिलिटी, मतलब यहाँ पे मिलने के प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। बट जीरो हम बोल नहीं सकते क्योंकि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें बोलने नहीं देगा। एस के लिए क्या, हर जगह इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑलमोस्ट, ठीक है, और बीच में नोड्स भी होते हैं, आपको पता है। तो ये बेसिकली एस सबशेल का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। पी सबशेल के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे होते हैं 3 डायमेंशन में डम्बल शेप का, ठीक है। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स में डॉट करके दे देता हूँ। सिमिलरली डी सबशेल के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रह सकता है, बाहर इलेक्ट्रॉन रहने का प्रोबेबिलिटी बहुत नेग्लिजिबल है, ठीक है। या फिर हम जीरो भी बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी जीरो है, मतलब ना मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आपको यहाँ पे ये जो एक्स वाई जेड एक्सिस दिख रहा है, इसमें ऐसा प्लेन ढूंढना है जिस प्लेन में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली जीरो है। अब प्लेन कैसे ढूंढेंगे हम, जस्ट अ सेकेंड। So these are all about different subshells. Once we draw these things, then I can just show you all the planes जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो है। तो इसको नहीं, इसको ले लेते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे मैक्सिमम होंगे, ऊपर नीचे भी होंगे, दोनों जगह पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होंगे, और साथ में यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होंगे। ग्रेट। तो ये पूरा का पूरा बेसिकली इलेक्ट्रॉन क्लाउड को हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। नाउ क्योंकि ये स्फेरिकल शेप का है, तो इसमें आप कुछ भी कर लो, कोई प्लेन ऐसा जा ही नहीं पाएगा, 2 डायमेंशनल प्लेन, जो प्लेन बेसिकली इलेक्ट्रॉन को कवर अप ना करे। मतलब ऐसा कोई 2 डायमेंशनल प्लेन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इसमें, इस स्फेरिकल शेप में, इस सबशेल में या इस ऑर्बिटल में, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना हो। हमेशा ही इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। ऐसा प्लेन डालना है, ऐसा प्लेन डालना है, इट डजेंट मैटर, हर जगह इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। गॉट इट। तो एक अगर आप चाहते हो कि इसको मैं 3 डायमेंशन में दिखाऊं, देन इट लुक्स लाइक दिस। ये क्या है, देखो एक्स वाई जेड एक्सिस आपको दिख रहा होगा, ठीक है, एक्स वाई और जेड एक्सिस आपको दिख रहा होगा डिफरेंट डिफरेंट। और ये एक फुटबॉल जैसा दिख रहा है। फुटबॉल मतलब ये बेसिकली स्फेरिकल शेप है इसका। स्फेरिकल शेप है तो किस प्लेन, एक्स वाई प्लेन, देखो 3 प्लेन होता है। एक्स वाई प्लेन जो कि ऐसे मैं सामने से दिखा रहा हूँ, ऐसे प्लेन एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन ऐसे रहा, वाई जेड प्लेन, ठीक है, और जेड एक्स प्लेन, जेड एक्स मतलब बेसिकली ऐसा रहा। जस्ट अ सेकेंड, यस, ये जेड एक्स प्लेन सामने का जो प्लेन है, एक्स वाई वाई से जेड एक्स, ये मल्टीपल प्लेन्स इस तरीके से प्रेजेंट है। किधर किधर से भी डालो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमेशा ही रह जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमेशा ही रह जाएगा, देयरफॉर हमें क्या करना है, इस पार्टिकुलर जगह पे इलेक्ट्रॉन, इस पार्टिकुलर जगह पे हमेशा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। मतलब इसमें कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता है, नो नोडल प्लेन। इस सबशेल में नोडल प्लेन कभी भी आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप पी सबशेल पे देखो, ये आपका पी एक्स ऑर्बिटल है, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस इस तरीके की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। अगर अलोंग एक्स एक्सिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है, मतलब क्या, मतलब ये जो वाई जेड प्लेन है, ये जो वाई जेड प्लेन है, ये वाला प्लेन, ये जो 3 डायमेंशनल प्लेन है, क्या इस प्लेन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है? बिल्कुल नहीं। तो पी एक्स ऑर्बिटल के लिए नोडल प्लेन है वाई जेड प्लेन। ये क्या आपका नोडल प्लेन एनपी, ठीक है। वाई जेड प्लेन इज द नोडल प्लेन। अगर आप यहां पे पी वाई देखो, अच्छा मतलब पी एक्स के लिए वाई जेड नोडल प्लेन है, पी वाई के लिए फिर क्या होगा, एक्स जेड नोडल प्लेन होगा, एब्सोल्युटली। तो एक्स जेड प्लेन आपका नोडल प्लेन है, और इस पी जेड के लिए एक्स वाई प्लेन नोडल प्लेन होगा। अब समझ में आ रहा होगा आपको। अगर आपको इसको 3D में देखना है तो उसके लिए हम पी ऑर्बिटल में जाएंगे,
ठीक है। पी ऑर्बिटल जब हम जाएंगे, देखो ये आपका डम्बल शेप का है, अगर आप 3D में देखना चाहते हो। सो इट लुक्स लाइक हाउ व्हाट, ये एक्चुअली तो रियल डम्बल जैसा नहीं दिखेगा, ये बेसिकली ऐसा मान लो एक, और ये ऐसा मान लो एक, ऐसा डम्बल। ठीक है, ये डम्बल शेप का है। ऑलराइट, फाइन। नाउ ये जब ये डम्बल शेप का, इस तरीके के डम्बल शेप का है, तो इसमें नोडल प्लेन कहाँ मिलेंगे? अच्छा, अगर आप ढंग से देखो, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका, और जिस एक्स एक्सिस पे बेसिकली ये पी एक्स ऑर्बिटल प्रेजेंट है। अगर आप वाई और जेड, मतलब ऐसे बीच में एक प्लेन डाल देते हो, ये प्लेन कौन सा है? वाई जेड एक्सिस। देखो ये वाई एक्सिस और ये ऊपर जेड एक्सिस था। आई एम शोइंग यू, देख रहा है आपको? ये आपका वाई एक्सिस और ये आपका जेड एक्सिस। तो वाई जेड एक्सिस पर अगर हम प्लेन डाल देंगे, इस प्लेन पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं होंगे। किसके लिए? पी एक्स के लिए। ठीक है, तो अगर आप ढंग से देखो, बीच में से अगर मैं एनिमेशन ऑन करूं फिर से, देन यू विल सी, ये देखो बीच में से जगह एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है। ऑलराइट, तो बीच में ऐसा एक प्लेन है, कौन सा प्लेन? देखो वाई जेड प्लेन, ढंग से देखना, वाई जेड प्लेन, वाई और जेड एक्सिस को देखो। वाई जेड प्लेन ऐसा प्लेन है जिसमें इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है, तो इसलिए वाई जेड प्लेन इज द नोडल प्लेन। किसमें? पी एक्स में। यही आप पी वाई को देख लो। अगर आप पी वाई को देखते हो, अगर यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के फॉर्म में दिखा रहा हूँ, ठीक है, पी वाई देखो, क्यों पी वाई, ये पी वाई क्यों है? इसीलिए पी वाई है क्योंकि वाई एक्सिस पे देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। कौन से एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है? ओनली वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। गेटिंग इट? और इट लुक्स लाइक अ डम्बल। देखो ये वाई एक्सिस पे एक डम्बल ये रहा और एक डम्बल ये रहा, और ये जो जेड और एक्स ये एक्सिस है, एक्स वाई एक्स जेड प्लेन है, ये वाला प्लेन क्या बनाएगा? नोडल प्लेन बनाएगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट। लुक एट दिस, एक्स जेड प्लेन इज द नोडल प्लेन और वाई एक्सिस पे है। ठीक है, सिमिलरली आप अगर यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड पीजेड देखना चाहते हो, तो पीजेड लुक्स लाइक, देखो जेड एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और एक्स वाई प्लेन पे देखो नोडल प्लेन है। जेड एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, एक्स वाई प्लेन पे क्या है? नोडल प्लेन है। समझ में आ गया होगा? एब्सोल्युटली। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमें नोडल प्लेन ढूंढना होता है। ठीक है, ये 2 डायमेंशनल प्लेन पे देखना मुश्किल है, इसलिए मैंने आपको 3D दिखाया। मतलब पी एक्स के केस में वाई जेड, पी वाई के केस में एक्स जेड, पी जेड के केस में एक्स वाई प्लेन इज आर द नोडल प्लेन्स। ऑल दीज आर द नोडल प्लेन्स। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड। नाउ डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स में नोडल प्लेन कैसे ढूंढेंगे? बहुत इजी है। अगर आप इसको देखोगे, इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड, ऑल्दो इसी का सिंपलेस्ट वर्जन ये रहा। इसको देखोगे बहुत आसान है। कितने नोडल प्लेन मिलेंगे? यहाँ पे एक ही नोडल प्लेन मिलेंगे। ठीक है, हाउ मेनी? 1। अगर आप इसमें देखो, मतलब इसी फॉर्म को देखो, ये कहां से जा रहा है? एक्स एक्सिस ये रहा, वाई एक्सिस ये रहा, एक्स वाई के बीच में से जा रहा है। एक्स वाई से बीच में से जाएगा तो कौन कौन सा नोडल प्लेन होगा? एक नोडल प्लेन देखो ये रहा एक्स एक्सिस के ऊपर से, और एक नोडल प्लेन देख लो ये रहा। तो ये जो नोडल प्लेन, अगर आप एक्स एक्सिस के ऊपर से, और जेड एक्सिस कैसे होता है? जेड एक्सिस परपेंडिकुलर टू द एक्स एंड वाई प्लेन, मतलब स्क्रीन से बाहर आ जाएगा। ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन से बाहर की तरफ आ जाएगा, ऊपर की तरफ, सामने की तरफ आ जाएगा, आपके फेस के, ये इस पॉइंट से फेस की तरफ आएगा, तो दैट वुड बी जेड एक्सिस। तो एक्स और जेड एक नोडल प्लेन है, वाई और जेड प्लेन भी एक नोडल प्लेन है, क्योंकि इस प्लेन पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस प्लेन पे भी इलेक्ट्रॉन नहीं। इलेक्ट्रॉन कहाँ है? इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे है। तो यहाँ पे एक्स जेड एंड वाई जेड प्लेन, बेसिकली 2 प्लेन है जो कि नोडल प्लेन है। सेम लॉजिक के साथ आप मुझे बताओ, अगर ये y और z, ऐसे देख लो एक बार, ये z एक्सिस ड्रॉ किया मैंने इस तरीके से, डी वाई जेड को, z एक्सिस, ये y एक्सिस, तो x एक्सिस कैसे होगा? इस पॉइंट से आपके फेस की तरफ आएगा, स्क्रीन के ऊपर आएगा, नोटबुक में ड्रॉ करोगे, नोटबुक की परपेंडिकुलर आएगा। तो एक होगा, दैट वुड बी x एक्सिस जो ऊपर आएगा, तो एक्स जेड वाई एक्स, मतलब एक्स वाई, एक्स जेड एक्स वाई प्लेन वुड बी द नोडल प्लेन्स। सो एक्स जेड एंड एक्स वाई प्लेन वुड बी नोडल प्लेन। सेम लॉजिक के साथ इसमें आ जाओ। इसमें एक्स और जेड में है, तो मतलब यहाँ पे इस पॉइंट से अब आपके फेस की तरफ कौन सा एक्सिस आएगा? वाई एक्सिस, तो एक्स वाई जेड वाई या फिर वाई जेड। सो वाई जेड एंड एक्स वाई, दीज आर दी
दिस प्लेन्स आर दी नोडल प्लेन्स। ऑलराइट, अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे डी एक्सिस के वाइज कर कैसे दिखता है? डी एक्सिस के वाइज का शेप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में से ऊपर जाता है। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स अब इसको तो आप नोडल प्लेन नहीं बोल पाओगे। अगर आपको नोडल प्लेन बोलना है, सो लेट मी हाईलाइट नोडल प्लेन है, मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं था। एक ये रहा और एक ये रहा, फिर एक ये रहा और एक ये रहा, ये नोडल प्लेन है। अगर हम इसमें नोडल प्लेन दिखाना चाहेंगे तो बहुत ईजी है। अब ये एक्स और एक्सिस के बीच में से देखो, ऐसा प्लेन, ऐसा प्लेन ये रहा और एक प्लेन ऐसा रहा। तो ये जो दो प्लेन मैंने ड्रॉ किया, दो प्लेन कहाँ कहाँ से? अच्छा, इस पॉइंट से ऊपर की तरफ कौन सा एक्सिस? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो ऊपर के इस पॉइंट से आपके फेस की तरफ जेड एक्सिस आएगा। तो अब एक जेड प्लेन में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ पे, तो अब ऐसे इसको नोडल प्लेन नहीं बोल सकते। कैसे बोलोगे? यहाँ पे नोडल प्लेन रहेगा एक्स वाई के बीच में जो ये लाइन है और जेड एक्सिस है। ठीक है, तो इसको बेसिकली नाम तो नहीं दे सकते, बट दिस टू आर दी नोडल प्लेन, नोडल प्लेन्स बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस। एक्स और वाई एक्सिस के बीच का नोडल प्लेन बेसिकली ये रहा, डी एक्सिस के वाइज कर रहे हैं। बट यहां पे भी दो नोडल प्लेन प्रेजेंट है, जिसको मैंने ड्रॉ करके दिखा दिया। समझ में आ गया? लास्टली कमिंग टू डी जेड स्क्वायर। अब ये डी जेड स्क्वायर में बताओ नोडल प्लेन आपको कैसे मिलेंगे? इट्स इम्पॉसिबल टू गेट। एक्चुअली इसमें कोई नोडल प्लेन है ही नहीं, बिकॉज इसका शेप कैसा है? ये एक डम्बल शेप का है और एक डोनट शेप का है। डोनट और डम्बल शेप में आप कैसे नोडल प्लेन ढूंढोगे? इट्स इम्पॉसिबल। तो एक्चुअली इसमें देयर इज नो नोडल, कोई ऐसा प्लेन नहीं मिलता है। कहाँ पे? डी जेड स्क्वायर। अब इसको ना मैं थोड़ा सा 3D में दिखाने की कोशिश करता हूँ। एस और पी तो हमने 3D में समझ लिया, डी पे आ जाओ 3D को समझ, 3D में समझने के लिए। लेट्स लुक एट डी ऑर्बिटल। सबसे पहले हम क्या करेंगे? डी एक्स वाई निकालेंगे। अगर आप इसको ढंग से देखते हो, ये व्हिच इज दिस डी एक्स वाई। अगर आप देखो एक्स वाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में से जाता है। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में से जाता है। अच्छे से एक्सिस ऑब्जर्व करना। अब देखो, मैं यहाँ पे दो नोडल प्लेन मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा दिया आपको। कौन कौन से नोडल प्लेन? अगर आप ढंग से देखोगे तो एक नोडल प्लेन जेड और वाई, देखो एक्सिस एक्सिस ऑब्जर्व करना। ठीक है, वाई जेड और एक्स जेड, ढंग से देखना। वाई जेड और एक्स जेड, पॉज करके भी देख सकते हो। तीनों एक्सिस को अच्छे से देखो। वाई जेड और एक्स जेड प्लेन में दो नोडल प्लेन दिख रहा है। ठीक है, सिमिलरली एक्स वाई के बाद वाई जेड अगर हम देखेंगे, वाई जेड लुक्स लाइक दिस, राइट। और इसमें भी देखो दो नोडल प्लेन है। वाई जेड के केस में वाई और जेड के बीच में से लोब्स जा रहे हैं, डम्बल्स आर गोइंग, रेड और ब्लू डम्बल, और एक्स जेड और एक्स वाई मेकिंग टू नोडल प्लेन। समझ में आ गया? अगर आप एक्सिस के वाइज का देखना चाहोगे, देखो ये जो एक्सिस है, ये एक्स और वाई, अच्छे से एक्सिस ऑब्जर्व करना। ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस के, एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर से ही आपका डंबल जा रहा है। अगर आप ऑब्जर्व करके ढंग से देखो, एक्स और वाई एक्सिस, ये रहा एक्स और वाई एक्सिस, देखो बीच में से ब्लू ब्लू एक्सिस, बेसिकली ब्लू जो डंबल है इट इज ऑन एक्स एक्सिस, रेड डंबल ऑन वाई एक्सिस। जेड बेसिकली आपके स्क्रीन के तरफ बाहर आ जाएगा, फेस की तरफ आएगा। ठीक है, जो देख अभी देखो जेड पे दिख रहा है। अब ये जो प्लेन्स मैंने येलो कलर का यहाँ पे दिखा, ये प्लेन्स बेसिकली नोडल प्लेन है। कहाँ कहाँ से नोडल प्लेन है? एक्स और वाई एक्सिस के साथ जेड एक्सिस का जो प्लेन है, दैट इज द नोडल प्लेन। दीज आर द नोडल प्लेन। समझ में आ गया? अगर आप यहाँ पे ये देखो, ये असली शेप होता है डी जेड स्क्वायर का। इसमें ऐसे तो नोडल प्लेन नहीं होता है, बट इसमें होता है नोडल कोन। तो ये जो ऊपर दिख रहा है, देखो ये रेड वाला जो पोर्शन है वो डोनट, और जो ब्लू पोर्शन है दे आर कॉल्ड डम्बल, राइट। अगर डोनट, इस ये शेप बेसिकली किसका होता है? डी जेड स्क्वायर का होता है। और इस पार्टिकुलर केस में आपको नोडल प्लेन तो नहीं है, क्योंकि ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर है ये कोई प्लेन नहीं है, इट्स अ कोन, इट लुक लाइक अ कोन। तो नोडल प्लेन नहीं, एक कोन ऊपर की तरफ मिलता है। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी शो यू प्रॉपरली। हाँ, एक कोन इस तरीके से ऊपर की तरफ मिलेगा, एक कोन इस तरीके से नीचे की तरफ मिलेगा, ऐसे करके मिलेगा। जैसे एक ऊपर की तरफ मिला है ऐसे करके, वैसे एक कोन नीचे की तरफ। तो दो नोडल कोन मिलता है, मतलब इस कोन के इस प्लेन पे, कोन के इस प्लेन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते। देखो यहाँ पे एम्प्टी स्पेस है, यहाँ पे एम्प्टी स्पेस, यहाँ पे एम्प्टी स्पेस, यहाँ पे एम्प्टी स्पेस।
बट देर इज नो नोडल प्लेन, ऐसा कोई प्लेन ऐसे 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 किधर से भी नहीं डाल सकते जिसमें इलेक्ट्रॉन ना हो। ऐसे डालने जाओ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ऐसे डालने जाओ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आप कुछ और करके इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाओ, जैसे कि आप यहाँ पे देखने जाओगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो देर इज नो प्लेन है, ओनली देर इज नोडल कोन। हाउ मेनी नोडल कोन यू हैव? ऊपर एक नीचे एक, तो दो नोडल कोन। इसमें क्या है? नो नोडल प्लेन बट टू नोडल कोन्स, दो नोडल कोन्स इसमें प्रेजेंट है। ऑलराइट, मतलब इस सबशेल में कोई भी नोडल प्लेन नहीं है। पी, हर एक पी सब ऑर्बिटल में एक नोडल प्लेन होता है। डी में दो दो करके नोडल प्लेन होता है, एक्सेप्ट डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर में कोई नोडल प्लेन नहीं होता, बट दो नोडल कोन होता है। एप का स्ट्रक्चर देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट कोई भी अगर इंटरेस्टेड हो टू सी हाउ एप ऑर्बिटल लुक्स लाइक, आई एम शोइंग यू, बट दे आर नॉट इन योर सिलेबस, इवन नॉट रिक्वायर्ड। एप ऑर्बिटल में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ हाउ डू दे लुक लाइक। ट्रिपल डंबल मैंने आपको बताया था, देखो ये ट्रिपल डंबल जैसा है, ठीक है। ये लुक रहेगा ट्रिपल डंबल। कैसे ट्रिपल डंबल? एक डंबल ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, तीन अलग अलग डंबल इस तरीके से प्रेजेंट है। इट इज एफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल, बट नॉट रिक्वायर्ड, यू कैन इग्नोर देम, ठीक है। ग्रेट, so that's how all these nodal planes look like. Fine, no issue, great. अब हम क्या करेंगे, ये जो चैप्टर से इट्स डन। अब कुछ नया कंसेप्ट यहाँ पे है नहीं जो आप जी मेंस या फिर नीट के लिए यूजफुल हो। इतना पढ़ लोगे, दैट्स इनफ। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड दोस क्वेश्चंस आर बेसिकली, लुक एट दिस, दे सेइंग द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड सबशेल। हाफ फील्ड मतलब जैसे हमने पी लिया तो P3 से, ये जो हाफ फील्ड है इसको बोलते हैं हाफ फील्ड सबशेल। इसका एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का कारण क्या है ये पूछा है। पहली बात तो सिमेट्री, हाँ एब्सोल्युटली सिमेट्री कारण है। देन स्मॉलर कूलम्बिक रिपल्शन एनर्जी। कूलम्बिक रिपल्शन मतलब देखो, अगर दो इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा, है ना। पर अगर एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में रखेंगे तो उसमें कोई भी रिपल्शन, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक और दूसरा इन आपस में रिपल्शन करेगा। एक ही इलेक्ट्रॉन है तो रिपल्शन कम होगा या नहीं होगा, इसलिए स्मॉलर, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द सेम स्पिन इन नॉन डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। अच्छा, ये रीजन थोड़ी है। द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विद सेम स्पिन में इलेक्ट्रॉन से इन नॉन डिजेनरेट। अच्छा, नॉन डिजेनरेट नहीं है, ये सारे ऑर्बिटल्स डिजेनरेट। डिजेनरेट मतलब सारे ऑर्बिटल, जैसे ये आपका px है, ये py है, ये pz है, तीनों ऑर्बिटल्स के एनर्जी सेम है, मतलब दे आर डिजेनरेट, नॉन डिजेनरेट नहीं। इसके लिए स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो ए बी करेक्ट है, हम एलिमिनेशन में तो डेफिनेटली यूज करने की कोशिश करेंगे। ए बी करेक्ट है, ए इसमें है नहीं तो रॉन्ग, ए इसमें भी नहीं है रॉन्ग। तो मतलब या तो ए बी इसमें भी है, ए बी इसमें भी है, मतलब या तो ऑप्शन बी नहीं तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। लार्जर एक्सचेंज एनर्जी, एब्सोल्युटली ये तो करेक्ट है, एक्सचेंज एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, हमने सीखा था। तो डी भी करेक्ट है, डी यहाँ पे भी है, डी यहाँ पे भी है। ओके, लेट्स सी। रिलेटिवली स्मॉलर शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय वन अनदर। अब ये जो शील्डिंग है ये आपने नहीं सीखा, ये आप अगले चैप्टर में सीखोगे, ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में सीखोगे। द ऑप्शन ई भी करेक्ट है। मतलब क्या, बेसिकली शील्डिंग का मतलब होता है, ओके वी कैन टॉक अबाउट दिस राइट नाउ, विल टॉक अबाउट दिस इन द नेक्स्ट चैप्टर। स्मॉलर शील्डिंग, अगर दो, मैं आपको इतना बता दूं, अगर दो इलेक्ट्रॉन होता तो शील्डिंग ज्यादा होता, एक इलेक्ट्रॉन है शील्डिंग कम है। अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से शील्डिंग को समझना चाहोगे, बस लुकिंग एट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से शील्डिंग बढ़ता है। बस इस फैक्टर पे शील्डिंग डिपेंडेंट नहीं है, शील्डिंग बाकी फैक्टर पे भी डिपेंडेंट है, मेनली दूसरे फैक्टर पे डिपेंडेंट है, बट अभी के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे कुछ और बोला नहीं है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से शील्डिंग बढ़ता है। तो क्या बोला है, स्मॉलर शील्डिंग बाय इलेक्ट्रॉन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय वन अनदर। एक इलेक्ट्रॉन है, कम इलेक्ट्रॉन है, तो शील्डिंग भी कम होगा कंपेरेटिवली। ई भी करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। डी में ऑप्शन ई नहीं है, ऑप्शन डी में ई नहीं है, तो इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग आंसर। ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। मूविंग फॉरवर्ड, द नंबर ऑफ नोडल रेडियल नोड्स फॉर 3p ऑर्बिटल, ये तो हमने पहले ही किया है। रेडियल नोड मतलब n माइनस एल माइनस वन, एन वैल्यू है 3, एल वैल्यू है 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 1। बहुत ईजी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, ठीक है। ओके, द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स फ्रॉम द फॉलोइंग हैविंग 5 रेडियल नोड। अच्छा, इनमें से किसके पास 5 रेडियल नोड है? ओके, तो फॉर्मूला n माइनस एल माइनस 1,
तो 7s के लिए 7p, 6s, 8p, 8d रैंडमली दे दिया आपको, सबका निकालना है रेडियल नोड, मतलब n माइनस एल माइनस वन। ठीक है, लेट्स सी व्हाट आई गेट। n वैल्यू 7, 7, 6, 8, 8 माइनस 0 माइनस 1 माइनस, क्योंकि अलग अलग सबशेल का एल वैल्यू अलग अलग होता है, 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, इसका 6, इसका 5, इसका 5, इसका 6, इसका 5। सो पूछा है 5, 1 2 3, मतलब 7p, 1 2 3, द आंसर वुड बी 3। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ये अप्रैल 2023 के क्वेश्चन है। व्हाट इट इज सेइंग, द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग इज व्हाट। ओके, कितने करेक्ट स्टेटमेंट है ये आपको बताना है। फॉर 1s ऑर्बिटल द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस। एब्सोल्युटली करेक्ट है। अगर आप 1s ऑर्बिटल को देखो, हमने ये पहले ही ड्रॉ किया था कि लेट मी शो द स्ट्रक्चर ऑफ 1s। 1s का स्ट्रक्चर ऐसा था, यस देखो ये 1s था, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ही शुरू हो जाता है, तो न्यूक्लियस से ही इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होना शुरू होता है, दूर जाओगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा। अगर आप यही ग्राफिकली देखना चाहते हो, जो कि सब करेक्ट ग्राफ कौन सा है, आरडीएफ वाला ग्राफ करेक्ट होता है, बाकी ग्राफ में लिमिटेशन से, तो न्यूक्लियस से ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ना शुरू होता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होता है। ठीक है, न्यूक्लियस पे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है, हाँ न्यूक्लियस के अंदर नहीं। एट द न्यूक्लियस का मतलब नॉट न्यूक्लियस के अंदर, यहाँ पे इस ख्याल रखना, एट द न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस के अंदर नहीं, तो इनसाइड द न्यूक्लियस होता है। फिर एट मतलब न्यूक्लियस पे ही, न्यूक्लियस से ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शुरू हो जाता है, न्यूक्लियस से दूर जाते हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होना शुरू होता है। तो यस, इट इज करेक्ट स्टेटमेंट। 2s ऑर्बिटल के लिए द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फर्स्ट इंक्रीजेस टू अ मैक्सिमम देन डिक्रीजेस शार्पली टू 0। ओके, लेट्स सी 2s ऑर्बिटल दिखता कैसा है। 2s के लिए द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है, तो लेट्स सी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का प्लॉट। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब साई स्क्वायर की बात कर रहे हैं, याद है ना आपको, सिग्निफिकेंस में आपको दिखा दूं, नहीं तो मे बी साई स्क्वायर क्या है, साई स्क्वायर बेसिकली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, राइट, किसी भी पार्टिकल का साई स्क्वायर। मतलब मुझे साई स्क्वायर का प्लॉट देखना है किसके लिए, 2s के लिए। साई स्क्वायर का प्लॉट देखना है किसके लिए, 2s के लिए। 2s मतलब ये दिस वन। तो 2s के लिए जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, क्या हो रहा है, पहले डिक्रीज कर रहा है एंड देन थोड़ा इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज करके 0 की तरफ जा रहा है। फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। ऑप्शन में क्या बोला है, फर्स्ट इंक्रीजेस, नो रॉन्ग, फर्स्ट डिक्रीजेस, पहले प्लॉट नीचे आता है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। बाउंड्री सरफेस डायग्राम ऑफ द ऑर्बिटल्स, बाउंड्री सरफेस डायग्राम मतलब ये वाला डायग्राम, ठीक है, इनक्लोजेस अ रीजन विथ 100% प्रोबेबिलिटी। नहीं नहीं नहीं, मैंने आपको बार बार चिल्ला चिल्ला कर बोला है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे मैक्सिमम है, इसके बाहर मिलने की प्रोबेबिलिटी कम है, मतलब नेग्लिजिबल है, मतलब 0 नहीं बोल सकते और यहाँ पे 100% नहीं बोल सकते। अगर यहाँ पे 100% बोल सकते हो फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सेटिस्फाई नहीं होगा, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। 100% प्रोबेबिलिटी हम नहीं बोल सकते। डी, पी एंड डी ऑर्बिटल्स हैव 1 and 2 एंगुलर नोड्स। एंगुलर नोड्स, हाँ, पी के लिए 1, पी का एल वैल्यू 1 है, डी का एल वैल्यू 2 है, तो एब्सोल्युटली इट इज करेक्ट स्टेटमेंट। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब साई स्क्वायर की बात कर रहे हैं, और पी ऑर्बिटल इज 0 एट द न्यूक्लियस। तो यहाँ पे साई स्क्वायर का प्लॉट देख लो, साई स्क्वायर के प्लॉट में क्या है, 2p देखो यहां से शुरू होता है साई स्क्वायर के प्लॉट में। अच्छा, साई स्क्वायर का प्लॉट है ये, साई नहीं, साई स्क्वायर का प्लॉट। 2p यहां से शुरू होता है, मतलब न्यूक्लियस पे साई स्क्वायर का वैल्यू 0 है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 है। 2p के लिए 0, बस s के लिए ऐसा प्लॉट होता है, तभी तो हम इसका लिमिटेशन निकाल के आगे आरडीएफ का प्लॉट ड्रॉ करते हैं। ये 2p का प्लॉट है जहां से शुरू होता है यहाँ पे, और ये 3p का प्लॉट है, 3p ये रहा, देखो इसमें भी 0 है, तो यस इट इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट, तो कितने करेक्ट स्टेटमेंट हुआ, 3। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इफ यू अंडरस्टूड, इफ यू अपने पूरे चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो कोई डाउट्स जनरली बचने नहीं चाहिए, और इससे बाहर क्वेश्चन जनरली मिलना नहीं चाहिए जेईई मेंस या नीट में। एडवांस में थोड़ा 2-4 क्वेश्चंस और टाइप के क्वेश्चंस और आ जाते हैं, सो इनको हम बाद में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसके बाद में आई विल डू ऐड सम मोर क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस, बट कंसेप्चुअली और कुछ नया नहीं है। कंसेप्चुअली जेईई मेन, एडवांस, नीट, डजेंट मैटर, हर एक एग्जाम के लिए आप रेडी हो, फाइन।
इन द नेक्स्ट क्लास हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज पीरियडिक प्रॉपर्टीज। ओके, थैंक यू, मिलेंगे अगले चैप्टर्स के साथ। बाय बाय।